हेलो फ्रेंड। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जेपीएससी लक्ष्य बैच में आपको एक 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 करके सारे टॉपिक कर मतलब टॉपिक आपको पूरा करवाया जा रहा है, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये टॉपिक है, एक टॉपिक आपको डिलीवर हो चुका है और आज दूसरा टॉपिक है। तो जिस तरीके से बस आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था कि इसके पहले जो हम लोग एक मॉडल आंसर के रूप में चल रहे थे, वही जो प्रारूप था हम लोग का वो सही था या फिर फुल फ्लेज टॉपिक लेके चल रहे हैं ये, क्योंकि फ्रेंड इससे एक रोड मैप तैयार होगा और हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा ये जानने में कि किस तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप करना है थोड़ा सा आपको कमेंट में बताएं। और कृपया आप लोग ये ध्यान दें, क्योंकि एक जेपीएससी कटअप पे वीडियो डाला था, उस पे बहुत सारे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है। कोई भी टीचर जो होता है या कोई भी स्टूडेंट होता है, वो सिर्फ एक कयास लगा सकता है कि कटअप क्या जा सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि आप लोग 120 से 125 के बीच में है तो आप लोग सेफ जोन में है। आप लोग मेंस की तैयारी में लगिए, क्योंकि देखिए 2-4-8 दिन में आपका प्रीलिम का रिजल्ट भी आ जाएगा और मोस्टली जून में इसका एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड आप लोग इसमें बहसबाजी में समय न गंवाएं और चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए तो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। और थोड़ा सा ये सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि जो मॉडल आंसर चल रहा था वही सही था या फुल फ्लेज टॉपिक, क्योंकि ये फुल फ्लेज अगर टॉपिक लेते हैं तो उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। तो आप लोग देख लीजिए, जिस तरीके से आप लोग को बताना है, आप लोग को जिस तरीके से जैसे इंटरेस्ट आप लोग जताएंगे उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है इस बार, आज का जो टॉपिक है, देखिए देखिए, देश में ऊर्जा की मांग। ठीक है, ऊर्जा की मांग क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग अब अपना आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। ठीक है, तो देखिए, देश में ऊर्जा की मांग, सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि ऊर्जा की मांग आखिर होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए उसका औद्योगिकरण होना जरूरी है। और जब औद्योगिकरण होता है तो उसके लिए आपका ऊर्जा की मांग बढ़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या बड़े बड़े गाड़ियां होती है या कुछ भी होता है, तो बिना ऊर्जा का तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। तो इतना जान लीजिए कि जो जो भी इकोनॉमी, जो भी देश होता है, वो लगातार जिस तरीके से विकास की दर को उच्च उच्चता की ओर चला जाता है, हायर डेंसिटी में चला जाता है कि हाँ पूरा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसमें विकास होने लगा है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपको ऊर्जा की मांग जो है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। अगर हम लोग बात करें अमेरिका का, यानी विकसित देशों की बात करें, तो वहाँ ऊर्जा ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा है। ऊर्जा खपत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो विकसित इकोनॉमी है, और विकसित इकोनॉमी जो होने की वजह से वहाँ पे ऊर्जा का खपत ज्यादा हो, खर्च खपत ज्यादा हो तो मांग ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसके दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं कि विकसित देशों में ही ऊर्जा की मांग कहीं न कहीं कम कम होते नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो लोग टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी इस तरीका से वो लोग ले आए हैं कि किसी भी तरीका से वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऊर्जा की जो दक्षता है वो कम कर रहे हैं, अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, तो सबसे पहले अमेरिका में क्या हुआ, तो पहले कोयला कोयला का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद कोयला का प्रोडक्शन, तो हेवी अमाउंट में कोयला जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हुआ कि, तो उसके बाद आपका पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और अब सेल गैस पे आ गया है। सेल गैस पे आ गया, तो सेल गैस की जो एफिशिएंसी होता है वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ऊर्जा की निर्भरता कहीं ना कहीं कम होती है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ दूसरी तरफ अगर हम लोग विकासशील देशों की बात करें, तो देखिए विकासशील देशों में भी ऊर्जा की मांग न हमेशा उच्च रहती है। उच्च इसलिए क्योंकि देखिए ये औद्योगिकरण की प्रक्रिया से ये गुजर रहे हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जब ये लोग गुजर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि मशीन को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे ना। तो विकास करने के लिए ऊर्जा की मांग यहाँ पे बढ़ जाती है। साथ ही साथ उन्नत तकनीक, यानी कि जो एनहांस्ड टेक्नोलॉजी होते हैं, जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी होते हैं, वो विकासशील देशों या अविकसित देशों के पास नहीं हो पाता है, वो नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, जो पुरानी मशीनें हैं
उन्हीं को लेकर वो चलते रहते हैं। तो पुरानी मशीन है, इंजन पुराना है, तो उसमें तेल का खपत भी ज्यादा होगा, यानी कि ऊर्जा का खपत भी ज्यादा होगा। तो इस आधार पे ही हम लोग ऊर्जा की मांग को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऊर्जा की मांग का डिफाइन आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता की बात करते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता देखिए क्या होता है ना, कि दो तरीका से होता है, ठीक है। उसी के अनुसार कोई भी देश या कोई भी सरकार जो है अपनी नीतियों का नीति बनाता है। मान के चलिए कि दो है आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए, ऊर्जा की तत्कालिक मांग होती है, एक तत्कालिक मांग बोल दी है हम लोग। अब एक होती है, जैसे ऊर्जा की मांग है ना, तो इसी का बाद टॉपिक है। एक तत्कालिक मांग हो गया, अब एक दीर्घकालिक, अब एक दीर्घकालिक मांग हो गया, ठीक है। तो दीर्घकालिक मांग है, एक हो गया आपका तत्कालिक मांग हो गया, और दूसरा दीर्घकालिक। यानी तत्कालिक मांग जो हो गया, वो किसी भी देश के लिए तत्काल वर्तमान में, लेट सपोज कीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बिजली का खपत हो रहा है, ठीक है। बिजली खपत ये डिजिटल बोर्ड भी, ये डिजिटल बोर्ड ये कर रहा है। हाँ फ्रेंड, तो देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि एक होता है तत्कालिक मांग होता है, अब एक दीर्घकालिक मांग होता है। तो जब इसमें देखेंगे तत्कालिक और दीर्घकालिक मांग में, यानी कि वर्तमान समय में, जैसा कि आपको बता रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोग के लाइव में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बिजली मतलब कि लाइट चल रहा है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है तो इसमें भी लाइट की जरूरत है, तो ये सब क्या है, ऊर्जा ही ना, ऊर्जा का खपत है। तो वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए हम लोग एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हाँ, कहाँ से हम लोग कोयला से कितना कर सकते हैं, ठीक है, सोलर पॉइंट से कितना कर सकते हैं, विंड एनर्जी कितना ले सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम तत्कालिक मांगों को, वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें दीर्घकालिक मांग, यानी किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी भारत, मान के चलिए भारत क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसका दीर्घकालिक मांग, यानी कि आने वाले 10 से 20 सालों में, 50 सालों में इसकी मांग क्या हो सकती है, उसके आधार पर ये डिसीजन होता है कि दीर्घकालिक मांग क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि देखिए ऊर्जा और उसका स्रोत क्या है, आपको बताया किसी भी अर्थव्यवस्था के, ठीक ना, विकास के लिए और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा। विकास और समृद्धि क्या होता है, पीछे के लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। उसी तरीके से देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में यह तर्क दिया गया जाता है कि ऊर्जा की खपत प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित है। हाँ है, क्यों, देखिए ये सब कोट होता है। जब आप यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 दिखाएंगे तो एग्जामिनर को एक ठोस सबूत मिलेगा कि नहीं, हाँ ये कहीं है। अगर आप इसको सिर्फ ऐसा बता दे, एक तर्क में ये कहा जाता है कि ऊर्जा की खपत प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित है, तो देखिए ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन जैसे ही उसके आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 लगा देते हैं आप, तो यहाँ पे एग्जामिनर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस में नहीं, ये जो वो यही सोचेगा कि ये जो आंकड़ा ये जो लिखा है लड़का, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी सर्वे को रीड करके आया है। तो उससे ये पता चलता है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आपका नॉलेज कितना डेप्थ है, किस तरीका से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग देखिए ये टॉपिक जो है ना, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो तो ऊर्जा की मांग, ऊर्जा की खपत, पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, जो भी पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए भारत का जो भारत में अभी अबाउट 20 से 20, 18 से 20% आबादी, ठीक है, भारत में 18 से 20% आबादी आवास होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग लेटेस्ट देखें जब आपका नेशनल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट देखेंगे,
या फिर आप देखे हो रिपोर्ट, तो उसमें ये पता चलता है कि हम लोग विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। हालांकि अभी तो 2011 की 2011 की जनगणना को ही देखते हैं हम लोग, तो उस तरीके से देखेंगे हम लोग आगे का। ठीक है, देखिए 18 से 20% जनसंख्या है, लेकिन विश्व में प्राथमिक ऊर्जा खपत मात्र 6% है। सोचिए, मतलब कि 18 से 20% जनसंख्या और ऊर्जा कितना है, मात्र 6% ऊर्जा का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। सोच लीजिए इतना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का जो एफिशिएंसी है वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहली बात कि यहाँ पे जो आपका कल ऊर्जा है वो पुराने हैं। ठीक है, बहुत लोगों तक ऊर्जा की पहुंच नहीं है, वास्तविक पहुंच नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सारा फैक्टर उसमें काम करता है। उसमें बोल रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग 1/3। सोच लीजिए, मतलब कि जितना भी ये पूरा वर्ल्ड है, तो मान के चलिए कि 1/3, ठीक है, 1/3 सिर्फ भारत ही कर रहा है। तो सोच लीजिए कि कितना ज्यादा ऊर्जा का खपत भारत में हो रहा है। ठीक है, और क्यों हो रहा है, 1/3 लगभग भारत का है, यानी कि मात्र 6% कर रहा है। अभी 6% विश्व का 1/3 हो जा रहा है। सोच लीजिए कितना ज्यादा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का डेफिशिएंसी है हमारे देश में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2.5 गुना वृद्धि होने पर भारत में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में $5,000 का वृद्धि कर सकता है। यानी इसमें बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण का ये मानना है कि यदि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कितना 2.5 गुना वृद्धि कर दिया जाए, तो $5,000 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में सोच लीजिए। ठीक है, 5,000 अगर उसको 2.5 गुना कर दिया जाए तो, यानी कि 6% है, 6% का 2.5 गुना कर दीजिए, यानी 15% कर दिया जाए, तो हमारे देश का जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और 5 ट्रिलियन का जो हम लोग का जो आंकड़ा है, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का आंकड़ा, वो हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुल उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% था, जो 18-19 में बढ़ के आपका 10% हो गया। कितना हो गया? 10%। और अभी अभी शायद आपका आपका 20 से 22% या क्या है, वो आगे हम लोग आंकड़ा देख लेंगे। ठीक है, ये है आपका। देखिए, अगर देखिए 1965 से 2070 के बीच में अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि ऊर्जा खपत का इस तरीका से हुआ है, कौन सा देश कितना किया है, तो देखिए आप लोगों को बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन देखिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइन जब आप देखेंगे तो किसका है आपका, देखिए मलेशिया का है। देखिए मलेशिया का है, इतना छोटा देश। अब किस तरीका से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सब यहाँ से स्टार्ट हुआ 1995 से लेकर अभी तक का देखेंगे 1965 है फ्रेंड, 95 यहाँ पे लिखा गया है। 65 से देखिए लेके चलते हुए लगातार कितना तेजी से ऊपर बढ़ा है मलेशिया का आपका ऊर्जा खपत कितना, यानी कि ऊर्जा वहां पे सबसे ज्यादा खपत हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए मलेशिया जो है ना, मलेशिया जो है ये सब आपका टूरिस्ट कंट्री है, और टूरिस्ट कंट्री में जान ही रहे हैं कि आप जितना ज्यादा आपका एडवांसमेंट होता है, ठीक है, तो टूरिस्ट कंट्री है तो वहाँ पे लाइट का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है। उसी तरीके से फिर हम सेकंड पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पे रेड में आपको कौन चल रहा है, आपका मैक्सिको चल रहा है। देखिए मैक्सिको चल रहा है, यानी कि ऊर्जा का यानी जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विकासशील देश जो है वो लगातार ऊर्जा की जो खपत है वो लगातार ज्यादा करते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ब्राजील का देखिए इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे आप टर्की का देखिए यहाँ पे देखिए लगातार। तो देखिए अब हम लोग आगे का देखते हैं फ्रेंड कि किस तरीके से, देखिए चाइना का अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, तो चाइना भी क्या है, एक लगातार कंज्यूमर इसका बढ़ते चला गया है ऊपर में। ठीक है, लगातार ये बढ़ते चला गया है। तो इस तरीके से देखें हम लोग कि चाइना का भी जो ऊर्जा का खपत है वो लगातार बढ़ते चला गया है। लेकिन अगर वही हम लोग इंडिया की बात करें, तो देखिए इंडिया के एक स्टैग्नेंट बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टैग्नेंट बना हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए 1995 पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, अब ये विकासशील अवस्था में है।
इससे भी पता चलता है कि विकासशील अवस्था में है और भारत में उतना अभी ग्रो नहीं हो पाया है, तो इस वजह से यहाँ पे ऊर्जा की खपत यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, बताया है वर्ल्ड का 1.6% है। उसी तरह प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन कहाँ से कहाँ तक रहा। तो देखिए इसमें भी जब आप देखेंगे, आप अपना देखिए, देखिए आपका इंडिया का स्थान देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए प्रति व्यक्ति खपत कितना है, मात्र इतना देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे आपके यहाँ पे चाइना का देखिए, चाइना का देखिए लगातार कैसे बढ़ता चला गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आंसर। देखिए ऊर्जा का वर्गीकरण, अब हम लोग आते हैं कि ऊर्जा का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग फिर से कंक्लूड अगर करें कि ऊर्जा की मांग है कि मतलब जितना आप कंज्यूम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको ऊर्जा मिल रहा है तो क्या होता है, ऊर्जा मतलब कि बैलेंस है। अगर आपके पास डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो ऊर्जा डेफिसिट में है आप। और उसी तरीके से अगर आपके पास कंजम्पशन ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या होंगे, ऊर्जा सरप्लस में होंगे आप। तो इंडिया का जो सिचुएशन है वो किसमें है, यानी कि ऊर्जा की मांग ज्यादा है, यानी कि ऊर्जा का डेफिशिएंसी यहाँ पे इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऊर्जा का मांग देखते हैं। उसी में जब हम लोग आइए, एक होता है प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा होता है। अब एक होता है आपका नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का स्रोत किस तरीके से है। तो फ्रेंड देखते हैं हम लोग के ऊर्जा का वर्गीकरण। देखिए ऊर्जा का डिमांड जो होता है, आप जाने कि ऊर्जा का डिमांड क्या होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ये सब पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक जब पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ऊर्जा का डिमांड कितना है। लेट्स सपोज कीजिए कि अगर आपको बता दें कि सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है भारत में वो X है, सौर ऊर्जा का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि उसका खपत है वो Y% है। तो इस तरीके से जब आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सौर ऊर्जा का मांग कितना है और सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है। तो ये देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ कितना है। ठीक है, तो आप ऊर्जा मांग की यहाँ पे आवश्यकता को देख लेंगे कि हाँ कितना मांग है और कितना आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से देखेंगे कि विंड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, तो विंड एनर्जी का अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी ये पता चलता है कि कितना हो रहा था और कितना है, कितना चाहिए कितना मिल रहा है। तो देखिए उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग देखें कि ऊर्जा का वर्गीकरण। अगर हम लोग देखें कि ऊर्जा का वर्गीकरण यानी हम लोग किस रूप में बांट सकते हैं, एक प्राथमिक या द्वितीयक और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, इस तरीके से हम लोग इसको बांट के देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है आपका। देखिए प्राथमिक स्रोत प्रकृति में या तो पाए जाते हैं या संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रकृति में पाए जाते हैं और संग्रहित होते हैं। तो उसका कौन कौन सा आपका, कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बायोमास हो गया यानी लकड़ी। ठीक है, इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा और रेडियोधर्मी पदार्थ तापीय ऊर्जा भी शामिल है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अंतर्गत परमाणु ऊर्जा किससे बनता है, यूरेनियम से बनता है, थोरियम से बनता है। तो यूरेनियम और थोरियम क्या नहीं है, प्रकृति में तो है ना, यूरेनियम और थोरियम तो प्रकृति में है ही। तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है। उसी तरीके से तापीय ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा जो होता है जैसे कोयला से वो आपका बना या फिर जल विद्युत ऊर्जा से बना, तो जो भी ऊर्जा का स्रोत है वो इसमें है। ठीक है, अब आइए द्वितीय स्रोत में क्या है। तो देखिए द्वितीय स्रोत जो होता है वो प्राथमिक उद्योग पे, ठीक है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा की अगर बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत मुख्य स्रोत से औद्योगिक द्वितीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन कर रहे। लेट सपोज कीजिए कोयला, मतलब ये बोलना चाह रहा है द्वितीय स्रोत वो स्रोत होता है जो प्राथमिक ऊर्जा से ही उसको द्वितीय ऊर्जा बनाया जा सकता है। तो यही आपका होता है कौन सा, द्वितीय ऊर्जा होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोयला है आपका, कोयला हो गया, तो ये कोयला क्या हो गया आपका, प्राथमिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी रिसोर्स हो गया, कोयला प्राइमरी रिसोर्स हो गया। अब इसी से जब हम लोग क्या यहाँ पे
हीट देकर अब इससे हम क्या बना दिए, आपको एनर्जी बना दिए। ठीक है, तो इसी से हम लोग एनर्जी बना दिए, और जब एनर्जी बना देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो यही एनर्जी आपका आपका हीट में बन जाएगा। हीट यानी कि एक उष्मा बन गया, और यही उष्मा आपका मशीन में चला गया। ठीक है, यहाँ पे मशीन में चला गया और मशीन इससे काम करने लगा। तो जो भी प्राथमिक ऊर्जा से ही उत्पाद बनता है और द्वितीय ऊर्जा वो बन जाता है। यानी प्राथमिक ऊर्जा पर इसमें कोयला हो गया, द्वितीय ऊर्जा पर हीट बन गया। तो इस तरीके से हो तो द्वितीय, यानी प्राथमिक ऊर्जा पर ही आधारित होता है द्वितीय ऊर्जा। ठीक है, कोयला, तेल, गैस तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो देखिए ये सब जब पूछ दे कि ऊर्जा का वर्गीकरण करें, तो बस जस्ट आपको ऐसा डायग्राम बना देना है, और डायग्राम बना के आपको आगे का लिखते चले जाना है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन हानिकारक प्रदूषकों के उत्पन्न किए बिना हो सकता है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा उसको नवीकरण कर सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा हुआ जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। तो ये सब क्या है ना, आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अब कैसे नवीकरणीय ऊर्जा, मान लीजिए पवन, क्या पवन चलते चलते रुक जाएगा? नहीं, पवन रुकता नहीं है, वो लगा सालों भर हमेशा चलने वाली गतिविधि है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक यूनिवर्सल गिफ्टेड है, मान बोल सकते हैं हवा, सूर्य की रोशनी, ये कोई तो देता नहीं है, यूनिवर्स ने हमें दिया है। तो ये यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, ये खत्म नहीं होता है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये टरबाइन लगा हुआ है। अभी टरबाइन से लेके यहाँ पे मान के चलिए एक पावर हाउस है। ठीक है, इधर से हवा चल रही है। ठीक है, तो हवा से क्या होता है, टरबाइन लगातार लगातार घूमता है। अब यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि ये एक आर्मेचर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर नीचे करके यहाँ पे देता है, और यहीं से वायर के थ्रू करंट ले जाके हम लोग यहाँ पे ले जाके लगा दिए आपका पावर हाउस में। तो ये क्या होता है कि करंट पास हो रहा है, और जब करंट पास हो रहा है, अब यहाँ पे आर्मेचर पे लगातार ठकाठक करते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हवा चलते रहेगा, बिजली मिलते रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से सौर पैनल को अगर मान के चले, क्या आप लोग के घर में भी, आप लोग के घर में भी सौर पैनल होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सिलिकॉन का आपका सिलिकॉन चिप लगा होता है। ठीक है, सिलिकॉन वायर लगा होता है छोटा छोटा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वायर होता है। अब इस वायर को ले जाके हम लोग यहाँ पे बैटरी में, या जो भी आपका इक्विपमेंट है, जैसे इन्वर्टर हो गया या कुछ भी हो गया, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ले जाके यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ से सूर्य जो सोलर हीट पड़ता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट है, अब यहाँ पे पड़ा। ठीक है, इससे प्लेट लगा हुआ है। ये प्लेट क्या होता है, हीट होता है। हीट होता है तो वहां का एनर्जी रिलीज होता है। अब ये एनर्जी इसी वायर के थ्रू जाके अपना आपका जो भी स्टोर रूम है या स्टोर इक्विपमेंट है, वहां पे आपका स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप जब आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह का ये खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे में, अभी बस डेफिनेशन है। अनवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय, यानी इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। नवीनीकरण मत करने का मतलब इसको पुनः नहीं बनाया जा सकता, और जब पुनः नहीं बनाया जा सकता है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कोयला है, तेल है, गैस है। ठीक है, कोयला, तेल, गैस, ये लगातार खत्म होने वाली चीजें हैं। और जब एक बार खत्म हो गया, यानी कि आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, तेल डालते हैं, जब आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो उससे क्या होता है, क्या आपको कहीं दिखता है कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? गाड़ी चलाए, जला, खत्म हुआ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन क्या उस पेट्रोल को फिर से उसी पेट्रोल को टंकी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरीका से जब होता है कि कोयला, तेल, गैस, सभी ही अपने आप में खत्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, ये
मतलब ये देखा जा रहा है कि आने वाले विश्व का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है वो कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ये सब खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब फॉर्मेशन नहीं होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे कंजम्पशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए कंजम्पशन लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन भी लगातार बढ़, क्योंकि कंजम्पशन को पूरा करना है, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो, लेकिन ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना वो रुका हुआ है, ये फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो धीरे 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 करके ये फॉर्मेशन तो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि जो भी स्टोर है वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, यानी कि दुनिया रुक जाएगी। देखिए इसी के विकल्प के रूप में हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाने का फायदा क्या है आपको, तो देखिए पवन ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है, ये सब समाप्त होने वाली चीजें नहीं है। और ये जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको देखा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा एक डेटा है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए कि ये पूरा तरीका से ये पूरा 100% है, ठीक है, ये 100% आप लोग देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका कि तापीय ऊर्जा के बारे में, देखिए तापीय ऊर्जा जिससे ताप बनता है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल, ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है या द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है? चलिए आप लोग खुद बताइए, चलिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कोयला जो है ना वो 52.6%, कितना, 52.6%, 52.6% आपका इन जो विद्युत का कंजम्पशन है वो पूरा कर रहा है भारत का, यानी कि अबाउट 53% कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 52% है, तो हाँ इसको मानिए 52%। ये डेटा आपको, ये डेटा आपका मतलब कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वहां से ये उसी के पोर्टल से ये डेटा निकाला गया है, ठीक है। लिग्नाइट का जो था वो 1.7% अभी है। गैस से कितना हो रहा है, गैस कितना, तो भूतापीय शामिल कितना है, तो आपका देखेंगे गैस कितना है 6.5% और डीजल कितना है 0.1%। एक बार सोच लीजिए कि डीजल इतना सारा आता है लेकिन फिर भी डीजल का प्रतिशत कितना कम है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे आपको तापीय ऊर्जा, ये 60% जो है ना, ये तापीय ऊर्जा जो 60% है उसी को डिवाइड किया है कि तापीय ऊर्जा से आपका मतलब अबाउट 61%, अबाउट 21% जो है वो तापीय ऊर्जा से हमें बिजली उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। वहीं पे देखें परमाणु ऊर्जा की अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा 1.8%, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से हम जो हमारा देश कितना बिजली प्राप्त कर रहा है 1.8%, और जल से कितना कर रहा है तो 12.1%, जल से कितना 12.1%। नवीकरणीय ऊर्जा, अभी आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए आपको ऊपर बताया था, एक रफ आइडिया बताया था आप लोगों को कि कितना परसेंट था, देखिए 20 से 22%, ये आपका 25% है, ठीक है, ये आपका 25% है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से कितना आ रहा है आपका 25%। नवीकरणीय ऊर्जा से कितना परसेंट आ रहा है 25% आ रहा है। अब इस 25% में से इसका हिस्सेदारी कितना है देख लीजिए, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा का हिस्सेदारी कितना है आपका 39.44 गीगावाट है। उसी तरीके से सौर ऊर्जा का देखेंगे तो 41.009 गीगावाट है। उसी तरीके से देखिए बायो ऊर्जा कितना है आपका, आपका 10.34% आपका कौन सा होगा, बायो ऊर्जा है। उसे जल विद्युत से कितना हमें आ रहा है 4.799 गीगावाट आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए एक देखिए एक लक्ष्य दिया गया है, देखिए
1000+ गीगावाट भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है। ठीक है, 1000+ गीगावाट। सोच लीजिए कि भारत के पास कितना ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता है। क्यों क्षमता है, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए, अगर अगर भारत की बात करें, हम लोग भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपका भारत है। ठीक है, ये भारत है। अब मान के चलिए इसको आप विषुवत रेखा मान लीजिए, ये विषुवत रेखा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप जब जाएंगे इस तरीके से जाएंगे इसे, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है। अब ये देखिए आपका ये पश्चिमी घाट के इधर वाला क्षेत्र, ये सब आपका हो गया। तो जब देखेंगे आप यहाँ पे कि ऊर्जा में जब हम लोग देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले पवन ऊर्जा। तो देखिए राजस्थान का इतना बड़ा एरिया रेगिस्तान है। आपको पता है कि जब हवा को हर्डल किसी तरह का हर्डल नहीं मिलता है तो हवा तेजी से बहता है। ठीक है, हवा तेजी से बहती है और हवा तेजी से बहने की वजह से यहाँ पे पवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, कि हम लोग रेगिस्तान में टरबाइन खड़ा करके वहां से पवन ऊर्जा हम लोग पवन ऊर्जा ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए कि अभी भी तमिलनाडु पवन ऊर्जा में सबसे आगे बना हुआ है। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु क्यों, क्योंकि तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और दूसरी बात देखेंगे कि यहाँ पे विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा होने की वजह से यहाँ पे हवाएं हमेशा तेज चलती रहती है। ठीक है, हवाएं हमेशा तेज चलती रहती है। यहाँ पे पवन ऊर्जा का एक प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा तरीका से हो जाता है, यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए गुजरात का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र देखिए गुजरात का है। ठीक है, देखिए गुजरात का जो ये जो आपका तटीय क्षेत्र है, यहाँ भी पवन ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गोवा हो गया, इधर में आपका देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यानी कि हमारे पास तटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हम लोग तो इस तरीके से क्या हुआ, पवन ऊर्जा से हम लोग अच्छा खासा एनर्जी ले सकते हैं। उसी तरीके से देखिए जब हम लोग देखते हैं कि ये जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है, या कर्नाटका का विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ पे मराठवाड़ा, ये वाला जो एरिया है देखेंगे आप, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे तेज धूप पड़ता है। यहाँ का राजस्थान का तो बात ही नहीं करी कितना तेज धूप होता होगा। तो इतना यहाँ पे ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आपका विषुवत रेखा के पास होने के मानकर विषुवत रेखा है, तो यानी कि सूर्य है। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ तक, ठीक है, अभी जैसे ही जस्ट 21 मार्च को पार किया है, ठीक है, उत्तरायण हुआ है सूर्य, तो अभी से लेकर जब आप देखेंगे कि दिसंबर महीना तक, ठीक है, दिसंबर महीना तक जो सूर्य है वो भारत के पक्ष में होता है। ठीक है, भारत के, यानी कि साल भर हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के पक्ष में होता है। क्यों भारत के पक्ष में होता है, क्योंकि अगर ये सदर्न पार्ट में जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, तो आपका इतना एरिया को तो हमेशा कवर करता है। जब आप कभी साउथ इंडिया में गए हो, तमिलनाडु, चेन्नई सब गए होंगे, तो वहां ठंडा बहुत कम पड़ता है, यहाँ हमेशा गर्मी गर्मी रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब उत्तरायण होता है तो मान के चलिए 0 डिग्री से इधर, ठीक है, कितना डिग्री जाना है, मात्र 23.5 डिग्री जाना है ना। तो 23.5 डिग्री जब जाना है तो यहाँ पे हमेशा सौर ऊर्जा का उपलब्धता बना रहेगा। जैसे सूर्य उत्तर की तरफ आती है, ठीक है, लगातार जो सोलर एनर्जी का जो पैमाना वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए विंड एनर्जी देख लिए, आपका सौर एनर्जी देख लिए। उसी तरीके से देखिए हम लोग भूतापीय एनर्जी देखते हैं। तो भूतापीय एनर्जी आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है जो इसको गोंडवाना लैंड के थ्रू कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी लंबी लंबी भ्रंश घाटियां, जैसे कि नर्मदा का भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी हो गया, तापी भ्रंश घाटी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब देखेंगे कि इधर हिमालय है, तो हिमालय जब फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ भी अभी भी सेल गैस मौजूद है, बहुत मात्रा में सेल गैस मौजूद है। उसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा कावेरी गोदावरी का जो बेसिन है, यहाँ पे भी सेल गैस का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिला है। साथ ही पश्चिमी घाट की बात करते हैं यहाँ पे, तो पश्चिमी घाट के तरफ देखते हैं, यहाँ भी सेल गैस मतलब कि बहुत मात्रा में भंडारित है। तो इस तरीके से देखिए कि लगातार ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है
वो लगातार भारत के पक्ष में बनते जा रहा है और बना भी है। अब इसी का हवाला देते हुए आप सबको पता होगा कि गुरुग्राम में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया गया था 2015 में, उसका मुख्यालय भी है गुरुग्राम में। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। भारत हमेशा क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भारत है तो भारत एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि 1000+ गीगावाट यहाँ पे भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बना हुआ है। ठीक है, देखिए 96.95 गीगावाट स्थापित 2021 के जून 2021 में अगर हम लोग बात करें तो कितना अबाउट 97, ठीक है, गीगावाट हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत हम लोग प्राप्त किए। ठीक है, जो कुल क्षमता का कितना परसेंट हिस्सेदारी है, यानी 100% ऊर्जा का कंजम्पशन होता है, उसमें कितना परसेंट है? 22% है। उसी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वृद्धि वित्त वर्ष 2013-14 में कितना आपका 243% बढ़ के चला गया है। इस तरीके से देखेंगे अभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। ठीक है, आईएनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या है कि नेशनली आईएनडीसी जो आया था वो पेरिस सम्मेलन से आया था। तो पेरिस सम्मेलन का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था वहां पे आईएनडीसी बोला गया था। उसमें ये बोला गया था कि देखिए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो मतलब कि ये हो रहा है, ग्रीन हाउस पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन परत बढ़ रहा है, यानी कि वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो किससे हो रहा है? लगातार एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। एनर्जी का कंजम्पशन होने की वजह से क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। वो क्या होता है? हम लोग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे, वहां हम लोग पढ़ लेंगे। तो वहां पे ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए बोला गया था कि सारे देशों का ना एक टाइम लिमिट बांध दिया गया। उसमें ये बताया गया कि आप बताइए कि कब तक हम ग्रीन एनर्जी जो है वो हम लोग, ग्रीन एनर्जी कहने का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम निर्भरता बढ़ाएंगे और गैर नवीकरणीय ऊर्जा है उससे पे हम लोग निर्भरता धीरे धीरे कम करेंगे। तो वही भारत एक कमिटमेंट किया है कि 2030 तक अपने लगभग 40% विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की तीव्रता से 2005 के स्तर से 33 से 35 तक कम करेगा। यानी कि सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा तबीयत डल है इस वजह से। इसका मतलब कहने का है कि 2005 में अगर हम 100% इतना 100% यूज करते थे ना कौन सा? गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो अब हम लोग 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसको हम लोग कितना करेंगे? आपका 40%, यानी कि 40%, यानी 40% निर्भरता हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा से हटा देंगे। ठीक है, जो 33 से 35% कम करना है, यानी 2005 के स्तर से कितना कम करना है? 33 से 35, लेकिन 2030 में ये मतलब ये हम लोग अभी कितना, अभी 22% कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब 40% का ये आंकड़ा रखा गया कि 40% तक हम लोग 2030 तक करेंगे और लगातार सरकार इस पे काम कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला निर्धारित है। 2030 तक 450 मेगावाट का है। ठीक है, लक्ष्य कितना है? 2030 तक 2050 मेगावाट, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है। अब हम लोग ऊर्जा को बांटते हैं कौन सा? परंपरागत और गैर परंपरागत। जैसे कि देखिए नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, उसमें तो हम लोग देख लिए। उसी तरीके से परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा बस वही है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा ही है ये, लेकिन बस कहने का तरीका है। ठीक है ना, जैसे चावल होता है ना, तो चावल को कितना लोग क्या बोलते हैं? भात। अब कितना लोग बोलते हैं? राइस। ठीक है, लेकिन है तो क्या? चावल ही है ना। तो उसी तरीके से ऊर्जा का, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो गया है और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो गया आपका। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हो गया आपका कि
परंपरा के अनुसार चलते आ रहा है, शुरू से वो चलते आ रहा है। और गैर परंपरागत का मतलब क्या हुआ कि वो मतलब कि परंपरा में नहीं है, वो चल नहीं रहा है, लेकिन समय समय पे उसमें समय समय के अनुसार उसमें हम लोग इन्हांसमेंट करके उस टेक्नोलॉजी के द्वारा ऊर्जा को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आप ही को सिंपल से अगर बात करें कि आपको ऊर्जा ऊर्जा लेना हो तो आपके पास दो ऑप्शन, एक तरफ 50 रुपए किलो जाके एक कोयला ले आए, यानी कि 5 किलो लाना था, 250 रुपए में कोयला ले आए। ठीक है, आप आराम से उस पर खाना बना लिए या जो कुछ भी करना है। अब उसी को आप जाइए, एक क्या लाने आप जाना है आपको, सोलर सोलर पैनल लाने जाना है। तो जब आप सोलर पैनल लाने जाइएगा तो सोचिए कि उसमें आपको कितना खर्चा होगा, ये भी देखने वाली बात है सोलर पैनल में। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो ये परंपरागत था, वो आपको लगातार मिल रहा है, आप उठा लिए। ठीक है, और गैर परंपरागत है, ये आपका हो गया सौर ऊर्जा, हो गया आपका पवन ऊर्जा, हो गया ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि हो गया। उसी में जब देखिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में एक हो गया वाणिज्यिक, अब एक हो गया गैर वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक मतलब का मतलब इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कॉमर्शियल यूज के लिए हो रहा है, जैसे कि ईटा भट्ठा में। ठीक है, ईटा भट्ठा में क्या आप जलावन वाला लकड़ी से ईटा भट्ठा लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका ताप जो हीट होता है वो कम होता है। उसी तरीके से कोयला की अगर बात करें हम लोग कोयला की बात करें तो कोयला से क्या हो रहा है आपका कॉमर्शियल यूज हो रहा है। देखिए ट्रेन पूरा का पूरा बॉगी में भर भर कंपनी में जाता है, और वहां पर उससे उष्मा निकाल के और उससे अपना प्रोडक्शन करते हैं। देखिए वाणिज्यिक स्रोत हो गया, गैर वाणिज्यिक हो गया। कोयला में जैसे मान के चलिए पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, इसका जो यूज होता है वाणिज्यिक होता है। ठीक है, उसी तरीके से घास फूस गोबर का उपला, ये सब गैर वाणिज्यिक हो गया। जलावन की लकड़ी आप घर में खाना पीना बनाने के लिए जो छोटे अमाउंट में कर सकते हैं। घास फूस घास फूस का ऊर्जा का रूप में जब आपको ठंड लगती है या ठंडा का मौसम है, जब हम लोग नीचे में ओलाव जलाकर उसमें खाते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। गोबर का उपला आप जान ही रहे हैं क्या होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत में आपका वाणिज्यिक हो गया, गैर वाणिज्यिक हो गया, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये तो अगर इनकेस क्वेश्चन पूछ दे कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को बताएं, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को बताएं, तो उसमें सब बताना है, लेकिन उसमें डिफाइन करना है। तो ऊर्जा को निम्नलिखित रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आप इसमें लिख सकते हैं या नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। लेकिन परंपरागत लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको डिवाइड करने में आपको मदद मिलेगा। उसी तरीके से देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत के बारे में अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। देखिए ऊर्जा के वे स्रोत जो परंपरागत रूप से लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया, ठीक है, उन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि वाणिज्यिक ऊर्जा। ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा जैसा कि आप लोगों को बताया कि कोयला होता है, पेट्रोलियम, विद्युत हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, वाणिज्यिक रूप से उसका उपयोग करना है। ठीक है, अब कोयला की अगर बात करें हम लोग, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, कोयला क्यों? क्योंकि आपको बताया अभी 53% यानी कि कुल ऊर्जा खपत अगर आपका 100% है तो इसका 53% आपका क्या है, आपका सिर्फ कोयला से मिल रहा है। अगर कोयला के प्रकार के हम लोग देखें, क्यों? क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला हो गया आपका। उसी तरीके कोयला का प्रकार, कार्बन की मात्रा पे कोयला का जो प्रकार होता है उसमें डिसाइड होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है वो एंथ्रेसाइड होता है। ये आपको धुआं कम देता है, स्मोक कम निकलता है। ठीक है, तो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है इसका। दूसरा बिटुमिनस, एक हो गया एंथ्रासाइड, दूसरा होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस में देखेंगे कि 70 से 85% आपका कार्बन की मात्रा पाया जाता है। फ्रेंड आपको ये सब सिर्फ फॉर्डर मटेरियल की तरह आपको याद करके रखना है, क्योंकि जब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जहां इच्छा करे इसको पुट कर सकते हैं, इसीलिए सब याद रखना है। पहले बताया था ये मेन सीरीज है, आपको फैक्चुअल डिटेल तो पता होना ही चाहिए, सबसे ज्यादा पकड़ आपको कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, किस किस तरीका से हो रहा है।
उसी तरीके से लिग्नाइट का देखेंगे हम लोग, ठीक है। लिग्नाइट में कितना परसेंट होता है आपका, 60 से 65 से 70%। अब बताइए लिग्नाइट उत्पादन में, प्रीलिम का क्वेश्चन है, लिग्नाइट उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, सबसे अग्रणी है। ये आप लोग पे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा कि कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन में आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, ठीक है। यही सब पे आप देख लीजिएगा। अब पीट कोयला की अगर बात करें तो 50 से 60% कितना है, क्या है आपका, पीट कोयला है, ठीक है। तो पीट कोयला, अब पीट कोयला में कितना परसेंट जा रहा है आपका, 50 से 60% जा रहा है आपका। उसी तरीका से देखिए कुल उत्पादन, अगर हम लोग कोयला का कुल उत्पादन देखें हम लोग, तो 1950 से 51 में कितना मिलियन टन था, 32 मिलियन टन था, ठीक है। जो लगातार क्यों, आजाद देश आजाद हुआ था और जितना भी इक्विपमेंट था वो अंग्रेजों के द्वारा देकर गए, मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और उसी से प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगातार टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुआ, देश को ऊर्जा का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ते चला गया। अब देखेंगे 2050 से 51 में इतना था, ठीक है। यहाँ पे 2005 ही लिख लीजिएगा, ठीक है। 2005-6 में ये कितना आपका हो गया, आपका कितना मिलियन हो गया, 407। 2014-15 में लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार प्रोडक्शन उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है भारत में। और वही 2022-23 में आपका 703 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन तक कोयला निकाला जा रहा है और हमारे देश की ऊर्जा आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है। उसी तरीके से प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो किसमें प्रयोग होता है, ये सब फैक्चुअल डिटेल है फ्रेंड, इस सबको आप जल्दी से आप लोग बस याद कीजिएगा, रट लीजिएगा। थर्मल पावर स्टेशन इसका विद्युत उत्पादन के लिए होता है। कोक उत्पादन में होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक पता चला। अब ये पेट्रोलियम, ये सब किसमें चल रहा है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में वाणिज्यिक स्रोत, ठीक है। पेट्रोलियम, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही पेट्रोलियम पर आधारित है। क्यों, क्योंकि 29% पेट्रोलियम कितना परसेंट पूरा कर रहा है, 29%, ठीक है, 29%। अब ये ऐसा वर्ड क्यों लिखा, पूरी अर्थ तो पेट्रोलियम पे आधारित है, जबकि 53% तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 53% कोल है, कोल से हो रहा है। अब मात्र यहाँ पे 29% ही इससे हो रहा है, ठीक है, पेट्रोलियम से हो रहा है, पेट्रोलियम से हो रहा है। देखिए 29% और 53%, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम के मामले में पूरी तरीके से आयात पे निर्भर, मतलब निर्भर है, ठीक है, पूरी तरीके से आयात पे निर्भर है। बहुत कम प्रोडक्शन इंडिया में होता है, लेकिन कोयला का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से एक बेहतर कोयला मंगाते हैं। क्यों, क्योंकि भारत में जब देखेंगे कि एंथ्रेसाइट कोयला या एंथ्रेसाइट हो गया और इसके बाद में हो गया आपका, देखिए इसमें किसका, देखिए एंथ्रेसाइट का हो गया और बिटुमिनस, इसकी मात्रा भारत में कम कम देखने को मिलता है, इसीलिए इसीलिए भारत इसका आयात करता है। पेट्रोल उत्पादन में देखेंगे आप, भारत का उत्पादन में देखेंगे कि 0.3 मिलियन टन कब था, 1950-51 में, लेकिन 2022-23 में देखिए कितना उन्नत करके कितना पहुंच गया आपका 29.18% पे। उसी तरीके से भारत की कुल मांग कितना है, 70%, सोच लीजिए, यानी कुल मांग का 100% मान के चलिए, 100% पेट्रोलियम का मांग है भारत में, तो इसका 70% हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। 70% हम लोग डिपेंडेंट है और 30% प्रोडक्शन करते हैं। सोचिए, इसीलिए बोला जाता है कि पेट्रोलियम पे हमारी निर्भरता ज्यादा है, क्योंकि कोयला से क्या, कोयला से आप बाइक चला सकते हैं, कोयला डाल के बाइक चला सकते हैं, नहीं ना, पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोलियम हमको मिलेगा तभी ना। हाँ, तो उसी तरीके से देखिए आप 1991 में यहाँ केवल एक पेट्रोलियम स्रोत का उद्योग था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कितना हो गया आपका, कुल 13, ठीक है,
ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या कितना है, तेलों का कितना है आपका 604 लाख मिलियन टन है। देखिए कोयला क्षेत्र के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोयला क्षेत्र कैसे है क्या है। ठीक है, कोयला और कोयला क्षेत्र के बारे में देखें। भारत की कुल एनर्जी मिक्स 50% इसका, ठीक है 50%। देखिए आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा, इसको 53% कर लीजिएगा, ठीक है 53% कर लीजिएगा। और इसमें जब देखेंगे आपको इसका 29% कर लीजिए, ठीक है बाकी ठीक है। यानी कोयला से, पेट्रोलियम से भारत हर साल, ठीक है 893 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है, ठीक है हर साल इतना उत्पादन कर रहा है। देखिए हर साल इतना उत्पादन कर रहा है। देखिए 2020 में प्रति व्यक्ति कितना था, 4.9 मिलियन बिलियन बैरल तेल का खपत हुआ था, ठीक है प्रतिदिन इतना, सोच लीजिए इतना 5 मिलियन बैरल, ठीक है जो कि भारत की 87.6% क्रूड ऑयल आवश्यकताओं के माध्यम, आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। यानी कि देखेंगे हम लोग कि क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल अबाउट 88% आवश्यकता किससे पूरा होता है, प्रोडक्शन उधर से आता है उस पे, यानी कि आयात पे और मात्र कितना 12% यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो उस तरीके से बता रहा है, आपको क्रूड ऑयल के बारे में बता रहा है। उसी तरह भारत की ऊर्जा आवश्यकता हेतु आयातित 70% हिस्सा पश्चिमी एशिया से प्राप्त होता है। पश्चिमी एशिया कौन सा हो गया आपको बताइए, वही इराक हो गया, ईरान हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, तो इस तरीके से है, ठीक है ठीक है। उसी तरीके से समग्र रूप से भारत की प्राथमिक ऊर्जा वर्ष मांग 2040 तक देखिए दुगनी हो जाएगी, अब 1123 मिलियन टन क्रूड ऑयल के बराबर हो जाएगा, जो कि भारी चिंता का विषय है कि किस तरीका से ऊर्जा का डिमांड लगातार भारत में बढ़ते जा रहा है और बढ़ने के साथ साथ उस तरीका से पूरा नहीं हो, मतलब उसका प्रोडक्शन का हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग आपको देख लीजिए, ये काम देगा आप लोग को। देखिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण करने योग्य क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है, आपका 20%, ठीक है। यानी कि जब सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रोडक्शन है, क्योंकि हम लोग को पहले पता था कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है हम लोग के लिए, इसके बाद में पता चला कि कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वहां पे सेल गैस है, ठीक है। हिमालय का जो शिवालिक रेंज है वहां पे सेल गैस है, ठीक है। केरला में देखेंगे कि थोरियम का भंडार है। तो इस तरीके से हम लोग अन्वेषण करके जो 10% है उसको बढ़ा के हम लोग कितना अन्वेषण कितना करेंगे, 20%, ठीक है। वर्ष 2023 तक खनन क्षेत्र में वृद्धि दर को 3% बढ़ाकर 14% करना है। यानी कि अभी हम लोगों का खनन कितना होता है, खनन क्षेत्र का कितना है 11% है, कितना है 11% है, जिसको बढ़ा के कितना परसेंट करना है, 14% करना है। 2022-23 तक तेल और गैस के आयात में 10% की कमी करना है, ठीक है। आपको पहले बताया था कि एक दीर्घकालिक मांग होती है और एक तत्कालिक मांग होती है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बढ़ते जाता है, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है, या परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वो लगातार धीरे 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 वो कम होते चला जाता है। तो हर साल सरकार के द्वारा टारगेट लिया जाता है। तो 22-23 में जब बोला गया था कि हम लोग गैस का जो आयात है उसको 10% की कमी करेंगे। अब ये 10% जब आप कमी करेंगे तो आप इसको पूरा कहां से करेंगे भाई, कहां से पूरा कीजिएगा, तो उसके लिए आपका सोलर पावर जो पैनल दिया जा रहा है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे भी ऊर्जा का कंजम्पशन कम हो रहा है। वर्ष 2030 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र को दुगना से अधिक करना है। भारत की प्राइमरी एनर्जी मिक्स प्राकृतिक गैस के उपयोग को वर्तमान 6.2% बढ़ाकर 2013 में 15% कर देना है। यानी प्राइमरी एनर्जी मिक्स है, प्राइमरी एनर्जी मिक्स कौन कौन सा आपको बताया था, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, तो ये सब प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वर्तमान में कितना परसेंट है, प्राकृतिक गैस के उपयोग की वर्तमान मिक्स में प्राकृतिक गैस जो प्रकृति में पाया जाता है, तो उस तरीका से जो जैसे प्राकृतिक गैस में कौन कौन सा आपका हो जाएगा, मीथेन हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया,
तो एलपीजी हो गया, ये सब कौन सा प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो इस प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो बढ़ा देना है, कितना 15% करना है। उसी तरीके से 2022-23 में क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष, संबद्ध और अप्रत्यक्ष में बढ़ाकर 10 मिलियन से 15 मिलियन कर देना है। यार और बेरोजगारी रोजगारी की बात जब सरकार करती है ना, तो रियली बता रहे हैं कि युवाओं का खून खोल जाता है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है वो सब आप भुगत रहे हैं, ठीक है, भुगत रहे हैं। इसीलिए ये सब भी बनी बनाई बातें हैं, वे सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, हम लोग को आंसर लिखना है तो लिखना है, करना ही होगा। तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए धन जुटाने और अतिरिक्त भंडारण टैंक निर्माण हेतु सामरिक पेट्रोलियम भंडार, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वायर का 50% वाणिज्यीकरण करना है। यानी कि जब आप देखेंगे कि देखिए भारत में जो क्रूड ऑयल आता है या कहीं भी जाता है, तो क्या क्रूड ऑयल आता है तो सीधे वो तेल बनता है, नहीं, वहां से क्रूड ऑयल आता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक कंटेनर, मान के चलिए यहाँ से क्रूड ऑयल आया, तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर होता है, उसी में आकर भरा जाता है। बोला जाता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सऊदी अरेबिया करता था। लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण किसके पास सबसे ज्यादा था, अमेरिका के पास। तो सोच लीजिए कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उससे ज्यादा भंडार वो करके रखा है। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि समुद्र, ठीक है, मान के चलिए कि समुद्र तो मान के चलिए पूरा बड़ा है, इतना बड़ा समुद्र है। अब इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत बड़ा बड़ा गुफा होता है, तो वहां से पहले पानी को निकाल दिया जाता है, पानी निकाल दिया जाता है और ऊपर में बड़ा 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 टैंक तरह से बना दिया जाता है कि उसमें पानी नहीं जाए, और जो भी क्रूड ऑयल होता है वो लाके इसमें डाल दिया जाता है। या प्राकृतिक गुफा में इसको रिजर्व कर सकते हैं। प्राकृतिक यानी समुद्र में ऐसा होता है, या समुद्री क्षेत्र को कुछ देर तो बहुत बड़ा सा दीवार बना दिया गया, वहां से पानी को निकाल दिया गया और फिर ले जाकर उसमें भर दिया जाता है। या फिर जो प्राकृतिक गुफाएं जब होती हैं उसी को किसी तरह प्लास्टर में करके अच्छा वाटर प्रूफ बनाकर उसमें रखा जाता है ताकि वो जो कृत्रिम होता है वो क्या होता है कि देखिए इस तरीके से कंटेनर होता है, ये जमीन में गड्ढा बनाकर या ऐसे भी रखा जाता है और लाके इसी में डाल दिया जाता है तेल को। अब जरूरत के अनुसार यहाँ से निकाल के उसका शोधन करके प्यूरिफाई करके डीजल पेट्रोल किरासन तेल मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं वो सब इसमें से बनाया जाता है, ठीक है, वही सबसे बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं वाणिज्यीकरण करना, यानी कि स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वर को क्या बोल लगे हम लोग, उसको 50% इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। अब निजीकरण कर दिया जाएगा इसका मतलब क्या कि निजी जो कंपनियां हैं वो उसमें जाएं और रिजर्वर बनाए, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे योजना के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब आपने याद रखें। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल लाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निवारण योजना। शक्ति भारत में पारदर्शी कोयले दोहन को आवंटित योजना शक्ति, यानी पहले तो किस तरह से आपका लॉट, अब तो लॉटरी सिस्टम आ गया कि किसका होगा। पहले क्या होता था कि जिस बाहुबल होते थे वो जाकर उसमें मतलब कि ऑप्शन होता था, वो अपना कब्जा जमा ले, लेकिन अब ये लॉटरी सिस्टम हो गया, जिसका किस्मत में आ जाए, ठीक है। वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए अनुमति। प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद और रिफाइनरी सहित तेल एवं गैस क्षेत्र में 100% एफडीआई लाने का बात किया गया है। कितना परसेंट, 100% एफडीआई लाने की बात किया जा रहा है। जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का जो जो निकाल रहे हैं हम लोग, उसका 100% एफडीआई का तो कंपनी आएगी निकालेगी अपना बेचेगी, क्योंकि वर्तमान में भी ऐसा ही है। अभी जो पेट्रोलियम होता है वो मार्केट प्राइस पे प्राइवेट कंपनियां जो भी अपनी होती हैं वही डिसाइड करती है। पहले सरकार नियंत्रित करती थी, ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा तो पेट्रोलियम का दाम कम कर दिया जाता था सरकार के द्वारा, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब बाजार इकोनॉमी पे ही है। देखिए 5 वर्षों में तेल गैस संरचना 7 ट्रिलियन निवेश करना और वर्ष 2023 तक इसकी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ावा, ठीक है, देना। नवीकरणीय खरीद दायित्व की तर्ज पर गैस आधारित बिजली संयंत्रों की अनिवार्य खरीदारी। इसकी बाधाएं क्या है, ठीक है, बाधाएं क्या क्या है।
देखिए कोयला खनन के लिए भूमि आवंटन प्रमुख मुद्दा है। जैसे अभी देखेंगे आप बड़का गांव में इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग का विस्तार। आप ये वाला मूवी देख लीजिएगा रानीगंज, अक्षय कुमार की जो आई है ना, उसमें पता चल जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग क्या है। ओपन कास्ट माइनिंग पूरा खोद कर जाके निकाला जाता है। लेकिन भूमिगत परिचालन हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति। ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि ऊपर से काट के इसको निकाला गया। लेकिन पहले क्या होता था कि एक जगह काट दिया गया, अब इतना इतना बड़ा कोयला का भंडार है, यहीं से इसको खुदाई होता था, यहीं से खुदाई होकर अब इसको भूमिगत बनाया, अब यहाँ से निकाल के कोयला को बाजार में भेजा जाता था। लेकिन ओपन का इतना जगह है, ऊपर से काटो मस्त टेक्नोलॉजी से, यहाँ पे निकालो, फिर इसको भरो, फिर दूसरा जगह निकालो, ये वाला कहानी यहाँ पे चल रहा था। तो अब उसी को अब यहाँ पे तैयारी करने के लिए बात बोल रहा है। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आगे की अगर बात करें कि ये आप लोग देख लीजिए पुराने कुछ बहुत बड़ा, ये अभी टॉपिक बहुत बड़ा है, ये लंबा टॉपिक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा इसमें। ठीक है। देखिए आगे की क्या आयातिक स्रोतों की विविधता लाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट संभव बनाना। ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समीक्षा, ये आपको क्वेश्चन का जो कंक्लूजन लिखाएंगे वहां पे इसको आप लोग मदद करेगा ये। अब देखिए प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। प्राकृतिक गैस यह गैस पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होता है। ठीक है। इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन से हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस निकालते हैं। ठीक है। तो 2003-4 में भारत में कुल उत्पादन 320 मिलियन टन था, जो 2022 में बढ़कर 34.45 बिलियन क्यूबिक टन हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया। सोचिए कि मीथेन का प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। और इस पे सरकार भी जोर दे रही है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस मीथेन को देखा जाता है। उसी तरीके देखिए आपका सीएनजी का उपयोग किया जाता है, वाहनों में किया जाता है सीएनजी। ठीक है। आपको तो पता होगा ना सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं ये। ठीक है। एलपीजी के स्वरूप में ईंधन को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, उसके बारे में बताया गया है। फिर रासायनिक उर्वरक बनाना हो तो उसमें आपका प्राकृतिक गैस का यूज होता है। उसी तरह से पेट्रोकेमिकल उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में इसका, विद्युत से आप जान ही रहे हैं, भारत में विद्युत ऊर्जा ठीक ना सामान्य एवं लोकप्रिय ऊर्जा के रूप में, यानी कि भारत में विद्युत ऊर्जा कहीं कहीं डैम बना हुआ है, वहीं पे गिराया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि मान लीजिए कि एक आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है। ये है एक आर्मेचर लगा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ से पानी यहाँ पे आती है, अब होती है तो ऊपर नीचे यहाँ पे होता है। अब ये चोट जब करता है यहाँ पे एक चिंगारी यानी कि बिजली उत्पन्न करता है। अब उसी को वायर के थ्रू ले जाके हम पावर स्टेशन में उसको स्टोर करते हैं। अब यहाँ से फिर जहाँ भी भेजना है आपको भेजा जाता है। तो उसी तरीके से विद्युत ऊर्जा भारत में एक प्रचलित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। जैसे थर्मल पावर, इसमें कोयला और जल का उपयोग करके विद्युत चुंबकीय प्रभाव द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो थर्मल पावर में क्या होता है आपका, तो थर्मल पावर में आपका कोयला एवं जल के उपयोग से विद्युत चुंबकीय प्रभाव के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जल के उच्च दबाव के साथ काफी ऊंचाई से जल को गिराया जाता है, गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन घूमेगा। ठीक है। जिससे विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। उसी तरीके से देखिए जल विद्युत क्या है। देखिए जल विद्युत आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। आपको जैसा पता है टरबाइनों को घुमाया जाता है, बिजली गिरेगा, टरबाइन घूमेगा। ठीक है। उत्पन्न होगा। ठीक है। बांध की जरूरत पड़ेगा अगर, तो ये सब आपको जल विद्युत अगर पूछते तो उसके लिए यहाँ पे चलाया, मतलब कि बांध का जरूरत पड़ेगा। बताया तो यहाँ मान के चलिए कि बहुत बड़ा बांध है, यहीं पे नीचे में आपका आर्मेचर लगा दिया गया है, यहीं से पानी गिरेगा तो यहाँ पे बिजली होगा, और यहाँ पे जो वायर लगा है वो आपका पावर हाउस में जाएगा, और पावर हाउस में यहीं पे आपका स्टोर होगा, और वहीं से आपका बिजली सबको मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से वर्तमान में भारत की कुल मिश्रित ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाओं, बृहद और लघु जल विद्युत
परियोजनाओं में कितना परसेंट है आपका? आपका 12.1% है। ठीक है, देखिए परसेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको याद है तो सही है, तो लगभग करके निकल जाना है आपको। ठीक है, परियोजना के अगर बारे में हम बात करें तो देखिए 25 मेगावाट से अधिक क्षमता जल विद्युत संयंत्र बृहद जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि प्रीलिम का भी क्वेश्चन हो जाएगा, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता है तो आपको उसमें क्या बोलेगा, आपका बृहद जल हो जाएगा आपका। 2030 तक 70,000 मेगावाट विद्युत विद्युत मतलब विद्युत बनाने की बात की गई है। 2030 तक 70,000 मेगावाट। ठीक है, बृहद जल परियोजनाओं या बृहद जल परियोजना 25 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है। नवीन एलएचपी के गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा क्रयबद्ध अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उसको क्या गया, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बाध्यता के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से देखें जल विद्युत ऊर्जा परियोजना के बारे में देखें, देखिए यहाँ पर बृहद जल विद्युत परियोजना है और लघु यानी 25 मेगावाट से कम है तो बोलेंगे कि वो लघु 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 जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, उसी तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों यानी उत्तर और उत्तर पूर्व में लघु जल विद्युत क्षमता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब छोटे छोटे मतलब पहाड़ी हिली एरिया है, हिली एरिया में बहुत बड़ा संयंत्र आप नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा डैम नहीं बना सकते हैं। बहुत बड़ा डैम बनाया गया पहाड़ी एरिया, अगर एक बार डैम टूटा तो सोचिए कि उस घाटी में, क्योंकि घाटी तो संकरी होती है ना, मान के चलिए घाटी इतनी संकरी है। ठीक है, घाटी संकरी है, अब यहीं पे बसाव है, मानव बसावट है, अगर पानी आएगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो लेके सबको डूब जाएगा ना। लेकिन अगर वही छोटा है तो उसका कैचमेंट एरिया छोटा होगा, और जब कैचमेंट एरिया छोटा होगा तो उसका फ्लो छोटा होगा पतली धार में। इस तरीके से इसीलिए जल विद्युत छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तर पूर्व में हम लोग मतलब ज्यादा जोर दे रहे हैं। उसी तरीके से नए विद्युत संयंत्र स्थापित करना, वर्तमान में लघु जल विद्युत योजना से कितना आ रहा है आपका 4.79 गीगावाट आता है। कितना? 4.79 गीगावाट आता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं नवीन नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा से, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, देखिए नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा आपके पास एक परमाणु, ठीक है, ये टूटेगा तो आपका दो परमाणु बन गया, ये आगे टूटेगा ये भी अपना दो परमाणु बन चला गया। ठीक है, ये टूटा तो दो बन गया, ये टूटा दो बन गया, ये टूटा दो बन गया। तो इस तरीके से लगातार विखंडित होते जाना, यानी एक दूसरे से टूटते जाना, और जितना बार टूटेगा उतना बार एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो जितना बार टूटेगा उतना बार एनर्जी रिलीज करेगा, यही होता है नाभिकीय विखंडन। अब अगर नाभिकीय संलयन यानी दो से मिलकर एक बना, एक से मिलकर ये बना, एक से ये, ठीक है, उसी तरह से इनसे ये बना, इन दोनों से ये बना, इन दोनों से ये बना, अब इसके लिए मिला तो ये उल्टा रिवर्स हो गया, तो नाभिकीय संलयन हो गया। ठीक है, तो 10% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्राप्त होता है 5% नाभिकीय ऊर्जा से, सोचिए 5% नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। आगे तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में देखें हम लोग, तो ये वाणिज्यिक क्षेत्र में जाना था, जहां पे हम लोग वाणिज्यिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। गैर वाणिज्यिक के इसके अंतर्गत आपका जलावन आ गया, लकड़ी आ गया, घास फूस आपको बताया था। ठीक है, भारत में हर वर्ष 50 मिलियन टन जलावन लकड़ी का उपयोग होता है। सोचिए कितना, 50 मिलियन टन। इसी को खत्म करने के लिए, क्यों? क्योंकि जब जलावन की लकड़ी करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा धुआं निकलता है ना, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है ये हाउस होल्ड योगदान देता है। तो इसी योगदान को कम करने के लिए ही हमारा जो अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रहा है, पहल योजना चल रहा है, ये सब जो कुछ भी है इसी सब के लिए चल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो दिया जा रहा है ना गैस वगैरह को, इसी पर घास फूस या कृषि अपशिष्ट, ठीक ना, 65 मिलियन टन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रति वर्ष 73 मिलियन टन कोयले का खाना बनाने में यूज होता है। सोचिए 73 मिलियन टन खाना बनाने के लिए यूज होता है, सोच लीजिए कितना है। ये आपका सब फैक्चुअल डिटेल है, ये आप रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वैसा जो परंपरा में नहीं है,
जिसको हम लोग अभी एडॉप्ट ही करने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब ये नवीकरणीय होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। यानी सौर ऊर्जा है, खत्म हुआ, शाम खत्म, फिर सुबह में सूर्य आया, फिर उसे ही चार्ज होना शुरू, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसा कि आपको बताया था कि एक प्लेट होता है, ठीक है, इसमें आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब का तार लगा होता है, जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो इस तरीका से इस पे काम करता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। देखिए सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर पाउंड हो गया, इसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। देखिए सोलर वाटर क्या होता है ना, सोलर वाटर हो गया, सोलर पाउंड हो गया, तो इस तरीके से देखेंगे आप सोलर वाटर हीटर। तो सोलर वाटर हीटर यानी कि ऊपर रखा हुआ है सोलर, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है आपका एक हीट, मतलब ये कंटेनर है, वो कंटेनर में यहाँ पे पानी है, सूर्य से यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हीट होगा, अभी हीट होगा तो सूर्य तार यहाँ पे लगा हुआ है, आगे आगे यहाँ पे हीटर में आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से आया, अब ये क्या हो रहा है, आपका हीट हो रहा है, और जब हीट होगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, उष्मा निकलेगी, हीट निकलेगा, ठीक है। अब इसी को क्या कर दिया गया कि यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व कर लिया गया, अब इसको दूसरे जगह लाके एक आर्मेचर से टकराया जाता है, और आर्मेचर से टकरा के यहाँ पे आपका विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, मान के चलिए कि एक सोलर पैनल यहाँ पे लगा दिए हम, ठीक है, नीचे में एक कंटेनर है, ठीक है, इसी के थ्रू इसी तरह से इसको हीट किया जा रहा है, हीट करके हम लोग उष्मा को एक जगह पे स्टोर कर लिए, ठीक है, उष्मा को स्टोर कर लिए, और इस उष्मा से फिर निकलेगा, तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक आर्मेचर बना हुआ है, ठीक है, इसमें लगातार इसमें चोट करते जाएगा, और चोट करते जाएगा तो आर्मेचर बना है, तो अब ये आर्मेचर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ से वायर से यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे इसको विद्युत उत्पादन कर लेंगे, सबका वही है। सोलर पाउंड क्या हुआ कि मान के चलिए कि यहाँ ये सोलर पाउंड है, और नीचे में बहुत बड़ा पाउंड लगा हुआ है, मतलब कि पाउंड है एंड तालाब है, ठीक है, और इसके ऊपर सोलर हीटर लगा हुआ है, इससे हीट होगा, तो सोच लीजिए कितना बड़ा तालाब है, अगर हीट होता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, और जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ये वही उसी तरह से आर्मेचर रहेगा, उसी तरह से आपका पावर हाउस रहेगा, अब इस तरीके से होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पावर। अब इसी को क्या होता है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको सोलर पावर सोलर ये नोट्स करवाते हैं, बच्चा उसी में कंफ्यूज कर जाता है कि सोलर पाउंड याद रखें या सोलर हीटर याद रखें। अब ऐसे एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, सोलर पाउंड सोलर ये सब आपका फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करता है। एक अपने आप में टॉपिक थोड़ी है कि आपको 40 नंबर क्वेश्चन दे देगा, अब हाँ दे दिया, हाँ दिया था, सोलर एनर्जी से रिलेटेड पीछे क्वेश्चन दिया था, तो हाँ उसका हम लोग देख लेंगे, जरूरत पड़ा तो आगे हम लोग इसका लेक्चर दे लेंगे सभी चीज का, ठीक है। उसी तरीके से सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर कुकर बनाने में किया जाता है, सोलर कुकर जान ही रहे होंगे, ठीक है, कुकर है, इसमें ढक्कन जो है वो सोलर ऊपर से सोलर प्लेट का लगा हुआ है, आप इसमें चावल दाल जो भी डालना डाल दीजिए, ले जाकर धूप में रख दीजिए, धूप में रखिएगा, वो हीट होगा, हीट होकर अपना सिटी मारेगा तो बस आप चले जाना, ठीक है। सोलर कुकर भोजन बनाने के लिए 2016 में ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कितना था, मात्र 10 गीगावाट हो चुकी थी, 9 गीगावाट सोलर वाटर प्लांट तथा रूफ टॉप से 1 गीगावाट टन उत्पादन किया जाता था, यानी 10 टन में 9 गीगा टन किससे हो गया, सोलर पावर प्लांट से हो गया, और रूफ टॉप से कितना हो गया, 1 गीगावाट हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा और उसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम सौर ऊर्जा के लिए क्या है देखिए, ठीक है, सौर ऊर्जा पूरा आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। सौर ऊर्जा के संभावित 2 प्रणालियां होती हैं, एक होता है सौर तापीय प्रणालियां या संकेंद्रीय सौर ऊर्जा प्रणालियां हो गई, और दूसरा सौर फोटोवोल्टिक हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत सूर्य की किरणों के दर्पण से, लेंस से, ठीक है, आदि से उपयोग करके संकेंद्रित किया जाता है, मतलब एक जगह लाया जाता है, और इन संकेंद्रित किरणों के जल के भाप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जल जो होता है बताया था कि उसको भाप में, ये सब बता दिए हैं अभी, फिर भी एक बार करवा देते हैं, ठीक है। तत्पश्चात भाप का उपयोग विद्युत उत्पन्न करें तो टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है।
अभी आपको बताया तो ऊपर में, ठीक है। इस जैसे कि आपका जैसलमेर में है, ठीक है, राजस्थान में हरसर में स्थापित है, ठीक है। संकेंद्रीय सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ कहाँ पे आपका है, जैसलमेर में रखा है। जैसलमेर जान ही रहे हैं कितना तेज धूप वहां पे होता है, रेगिस्तान है। सौर फोटोवोल्टिक, ये देखिए फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा, यानी फोटोवोल्टिक आपको उदाहरण अगर देखें आप, बैटरी सोलर ऊपर में डाल दिए, डायरेक्ट लाके बैटरी में आपको अटैच कर दिए हैं, तो उसमें आपका अलग से आर्मेचर, अलग से टर्मिनल, अलग से विद्युत जो पावर हाउस होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, तो सौर तापीय प्रणाली अगर आ गया, तब तो आपको जो बताया कि हाँ ऊपर से सूर्य रोशनी आएगा, सोलर पैनल में पड़ेगा, हीट होगा, हीट होके वो पानी में जाएगा, पानी गर्म करेगा, पानी फिर उष्मा बना के फिर वो आर्मेचर को घुमाएगा, इससे आपको स्टार्ट होगा। तो ये आपका हो गया सौर ऊर्जा। जैसे कि भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र हो गया। अब इसको आप लगा सकते हैं समुद्र में, लगा सकते हैं तालाब पे लगा सकते हैं, ठीक है। तैरता हुआ विद्युत संयंत्र हो गया। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, ठंडा रखता है। और इसे आगे है आपका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, तो देखिए विनिर्माण नीति में सौर निर्माण रणनीति को मान्यता दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 का लक्ष्य था 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता करने का। ये मनमोहन सिंह जी का था ये सपना, मतलब कि कॉन्सेप्ट आया था। ग्रिड संबंध या ऊर्जा स्थापना करना था, ठीक है। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारत सरकार को अनेक योजनाएं शुरू करनी पड़ी। कौन कौन योजना रहा, तो 50 सौर पार्क बनाना पड़ा, अल्ट्रा मेगा पार्क बनाना पड़ा, ठीक है। 5000 मेगावाट की ग्रिड संबंध के लिए, ठीक है, व्यवहार्यता अंतराल परियोजना ठीक लाया गया, ठीक है। 2022 तक 40,000 मेगावाट क्षमता उत्पन्न करने के लिए सोलर रूफटॉप योजना लाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना यानी पीएम कुसुम लाया गया। पीएम कुसुम जेपीएससी का क्वेश्चन देखिए आ गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 60 शहरों कस्बों को विकसित करने के लिए सोलर सिटी कार्यक्रम लाया गया, ठीक है, सोलर सिटी कार्यक्रम लाया गया, ठीक है। संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत 25% पूंजीगत सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आप जान ही रहे हैं। यूएनएफसीसी के COP21 2015 में भारत और फ्रांस की संयुक्त कार्रवाई के साथ कह सकते हैं, या संयुक्त गठजोड़ के साथ इसको लाया गया था, ठीक है। क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, 1000 गीगावाट उत्पादन क्षमता करना, 2023 तक 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर को बचाना था, ठीक है। इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, सभी के लिए खुली है, याद रखिएगा। यह इकोनॉमी ऑफ स्केल के माध्यम से काम करता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मुख्य कार्य 5 प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है, कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग का वृद्धि देना, वृद्धि स्तर पर किफायती बीज उपलब्ध कराना, छोटे सौर ग्रिडों की संख्या में वृद्धि करना, सौर रूफटॉप की संख्या में वृद्धि करना, और सौर ऊर्जा में ई गतिशीलता भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। ये आपका इसका उद्देश्य था, ये आप रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछते, ठीक है। उसी तरीके से पवन ऊर्जा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, किससे होता है, पवन से होता है। सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा होता है, तटीय क्षेत्र, बताया तमिलनाडु अभी अग्रणी राज्य है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वाटर पंप में किया जाता है, वाटर पंप में चलाने में किया जाता है, जिसमें खेतों की सिंचाई होती है, वहीं पे टरबाइन लगा दिए। उत्पादन क्षमता कितना था, 2011-12 में 3197 मेगावाट था। 2004-5 में कितना हो गया आपका, 3460 हो गया। फिर 2017 में आपका कितना हुआ, 4100 मेगावाट। पवन ऊर्जा के लिए जो आपको बताया था वही है, पवन ऊर्जा कैसे होता है। अब ये गतिज ऊर्जा यंत्रों पर काम करता है ये, ठीक है, गतिज ऊर्जा पे काम करता है। पवन ऊर्जा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथी सबसे, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है, ठीक है। अमेरिका हो गया, उसके बाद चीन, इसके बाद जर्मनी के बाद कौन सा हो गया आपका पवन ऊर्जा में, भारत हो गया। व्यवसायिक दोहन करने के लिए पवन ऊर्जा की क्षमता को 95% से अधिक 7 राज्यों में केंद्रित है। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे जो आपका जो पवन ऊर्जा का जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन ऊर्जा विद्या क्षमता विद्यमान है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। द्वितीय स्थान पे कौन आता है? गुजरात पे। देखिए अब आगे कोई भी अगर प्रीलिम का एग्जाम हुआ या वन लाइनर अगर पूछते तो याद रखिएगा, पवन ऊर्जा उत्पादन में भी तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आईरेना है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। साथ ही यह अक्षय ऊर्जा के संबंध में एकीकृत केंद्र नीति ये सब बनाता है। यह जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा। भारत इस संगठन का एक सदस्य देश है। भारत एक सदस्य, बस इसको एक बार नजर दौड़ा लेना है, बस इसको एग्जाम्पल के रूप में देखना है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन करने के लिए जो एजेंसी है, भारत उसका एक सक्रिय सदस्य है। बस ज्यादा कुछ नहीं, इसको याद रखना है। देखिए अब तटीय पवन ऊर्जा, आपका तटवर्ती पवन ऊर्जा। अब तटीय हो गया आपका जैसे महासागर में, सामान्यतः महासागर में महाद्वीपीय मग्न तटों पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब तटीय यानी तट पे होता है, और तटवर्ती यह भूमि पर स्थित टरबाइन को संदर्भित करती है। मान के चलिए अब तटीय क्या होता है कि मान के चलिए कि ये समुद्र है, मान के चलिए ये समुद्र है, तो अब तटीय के मतलब क्या हो गया, ये समुद्र है तो समुद्र में यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, इधर समुद्र है और यहाँ से लैंड है। तो जब यहाँ समुद्र और पानी के जमीन और समुद्र के बीच में यानी बड़ा पानी है, अगर वहां लगा दिए तो इसको हम अब तटीय बोलेंगे। और तटवर्ती क्या बोलेंगे कि जो तट पे है, जो जमीन पे, ये जमीन पे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अब तटीय। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो देखिए ये हो गया आपका, तो तमिलनाडु को देखें तो देखिए ये इधर समुद्र है, तो समुद्र की तरफ यहाँ पे लगा दिया तो अब तटीय हो गया। लेकिन जब यही तमिलनाडु के इसी क्षेत्र में लगा दिया तो ये आपका हो गया तटवर्ती पवन ऊर्जा। ठीक है, इसकी पवन की गति कितनी उच्चतर होती है, क्यों? क्योंकि समुद्र में लगातार लहरें चलते रहती है तो होता है। ठीक है, इसका लाभ यह है कि पवन चक्कियां ऊर्जा खपत केंद्रों के निकट स्थित होती है, जिससे पारेषण हानि कम होता है। मान के चलिए कि एक टरबाइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे इसका जो स्टेशन है, जो पावर हाउस स्टेशन है वो यहाँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये तार को तो यहाँ पे ले जाएगा, तो ये जो पारेषण के बीच के ये जो डिस्टेंस है ना, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा कंज्यूम हो जाता है, ऊर्जा उसका लॉस होता है। तो ऊर्जा का लॉस होता है, तो ये आपका ऑफ देखिए ये आपका हो गया अब तटीय पवन ऊर्जा। अब तटीय पवन ऊर्जा का ये हो गया। और मान के चलिए कि ये कि यहाँ पे पावर प्लांट लगा दिए, ठीक है, एक यहाँ पे टरबाइन लगा दिए, अब यहीं पे इसका पावर हाउस। तो देखिए यहाँ पे क्या पारेषण की कम हो गया ना, डिस्टेंस कम हो गया ना, तो यहाँ पे ऊर्जा का लॉस कम होगा, बस वही बता रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये याद रखना होगा आप लोग को, ये आपको याद रखना है। यह नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत मिनी रत्ना कंपनी है। 1987 में गैर वित्तीय संस्थान के रूप में स्टार्ट हुआ था, जो एक सरकारी लिमिटेड कंपनी बन गई। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक के साथ पंजीकृत है। ठीक है, यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मतलब स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ज्वारीय ऊर्जा की ज्वार आता है। ठीक है, मान के चलिए कि भारत में अगर हम लोग गुजरात का ही देखते हैं कि गुजरात में ज्यादा है, तो मान के चलिए कि ये वाला जो क्षेत्र जो ये आप देख रहे हैं, मान के चलिए ये वाला, देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपका है, ये वाला है, तो यहाँ से पानी बढ़ जाता है ऊपर, अब ये पहुंच गया यहाँ पे, अब फिर तो ये पानी रिटर्न होगा ना, और जब पानी रिटर्न होगा तो यहीं पे हम लोग इसमें टरबाइन लगा देंगे, और पानी जब इस पर गिरेगा तो यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है, और आर्मेचर से वही हीट, जो आर्मेचर घूमेगा हीट प्रोड्यूस करेगा और उसको हम लोग कहीं स्टोर करेंगे, तो इसके लिए आपका। ठीक है, तो ज्वारीय तरंगों के लिए किसका उपयोग होता है, टरबाइन का विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत में कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ रण इसके बारे में ज्वारीय ऊर्जा का उपयुक्त स्थान है। ठीक है, उपयुक्त स्थान है। उसी तरीका से
तो यहाँ पे देखेंगे कि कच्छ का जो रण है वो ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ना, यहाँ पे कितना है, राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कहाँ पे स्थापित है, गुजरात में 900 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा पावर की स्थापना होती है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, आपका देखिए ज्वारीय ऊर्जा कैसे निकलता है, यहाँ पे देख लीजिए ज्वारीय ऊर्जा है जिसका उत्पादन ज्वार भाटा के दौरान समुद्र के निचले स्तर पे होता है। ठीक है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है आपका। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कभी खत्म न होने वाला है, बार बार ज्वार भाटा आएगा, बार बार ये एनर्जी रिलीज होगा। तो 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा क्षमता विद्यमान है, कितना 8000 मेगावाट। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी लगभग 7000 मेगावाट और कच्छ की खाड़ी लगभग 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा में 100 मेगावाट की क्षमता शामिल है। मतलब इतना क्षमता हम लोग के पास है कि खंभात की खाड़ी में हम लोग 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, खंभात की खाड़ी में 7000, 8000 नहीं 7000 और कच्छ का खाड़ी कितना 1200 और गंगा का जो सुंदरबन डेल्टा है वो कितना है 100 मेगावाट है। इस विशाल क्षमता के बावजूद भारत में ज्वारीय ऊर्जा का संबंध कोई नीति नहीं है। ठीक है, ठीक है, विशाल ऊर्जा बावजूद इसके अलावा मतलब कोई ऐसा नीति नहीं बनाया गया है। वर्तमान में उच्च पूंजी लागत के कारण ज्वारीय ऊर्जा का दोहन व्यवसायिक स्तर पर नहीं हो रहा है। बताया था पहले ही, ऊर्जा का दोहन अब क्या गया, ऊर्जा का मांग हो गया ना, ऊर्जा का मांग ज्यादा है, ऊर्जा का प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है, उसके पीछे भी है कि ज्वारीय ऊर्जा से जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, कम है। फिर भी विश्व में हम लोग कहवा स्थान पे हैं, चौथा स्थान पे या पांचवा स्थान पे, बताइए पवन ऊर्जा के उत्पादन में। अभी जस्ट इसके ऊपर बताया था। यही आपका ज्वारीय ऊर्जा किस तरीके से आपका काम करता है, देख लीजिए। जैव ऊर्जा के बारे में आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, जो बायोमास का प्रयोग करके, बायोमास गोबर हो गया, कूड़ा करकट हो गया, पुआल हो गया या पेड़ पौधे का पत्ती हो गया, इस सब का उपयोग से जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बायो ऊर्जा कहते हैं। पादपों के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट मेथेनॉल और इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। क्या क्या, मेथेनॉल और इथेनॉल में उपयोग किया जाता है। गोबर गैस तो आप लोग जान रहे होंगे ना, गोबर गैस, बस उसी तरीका से ये, बस उसी को बस ध्यान में उसको रखना है, समझना है। ठीक है, बायोमास, बायो ऊर्जा क्या है, बायोमास या बायो ऊर्जा का तात्पर्य जैविक सामग्री का उत्पन्न करके ऊर्जा उत्पन्न करना है। यानी कि यहाँ पे जैविक सामग्री में कौन सा आ गया आपको, जैसे आ गया आपका गोबर हो गया, ठीक है, घास फूस हो गया, ये सब आपका हो गया। यानी कि इसी से वो फूल पौधा पत्ती सबसे जब होगा तो यही बोलेंगे हम लोग। उसी तरीके से देखेंगे हम लोग, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पादप जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित कार्बनिक अणु रासायनिक अवयवों का दहन और टूटने से बायोमास बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिससे फीड स्टॉक ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जब आप बायोमास जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो मान के चलिए कि किसी गड्ढा खोद दिए, इसमें आप कर दिए, तो पहले बात कि बायोमास आपको करना है तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ही होगी, और नहीं तो फिर आप ऐसे इसको ढक दीजिए। इसी में आपका फीड स्टॉक जो केचुआ टाइप से आता है वो ये कर दीजिए। अब इससे जो गैस निकलता है वो गैस को ले जाकर एक यहाँ पे टरबाइन लगाइए और टरबाइन पे आर्मेचर लगाइए। आर्मेचर से क्या होगा, ठकाठक इसमें मारेगा, यहाँ से विद्युत रिलीज होगा। अब इसको ले जाके आप कहीं भी पावर हाउस में इसको स्टोर कर लीजिए। उत्पादन के लिए फीड स्टॉक निम्नलिखित रूपांतरण प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया। देखिए, एक होता है दहन से, अब एक होता है गैसीकरण। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया कि दहन यानी कि उसको जलाएंगे तो दहन आएगा। ठीक है, तो जो फीड स्टॉक जो होगा, फीड स्टॉक वही गोबर घास पत्ता ये सब हो गया, तो ये सब हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और जलेगा तो उष्मा उत्पन्न होगा और उस उष्मा को आप किस तरीके से कंजर्व करते हैं और ले जाके उसको वहीं पे फिर आप जैसे कोयला से रिलीज होता था उस तरीके से कर लीजिए, या तो भैया फिर गैसीकरण, जैसा कि ये वाला बताया, ये वाला यहाँ पे आया, यहाँ पे गैस बना, गैस बाहर निकल रहा है, यहाँ पे टरबाइन लगाइए, टरबाइन लगा के इसको यहाँ पे बिजली रिलीज, यहाँ पे बिजली मतलब उत्पन्न करवाइए और यहाँ पे फिर जाके अपना सेव कर लीजिए। तो वही आपका ये गैसीकरण
दहन आपका हो गया। ये क्या होता है, पायरोलिसिस के बारे में देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है, और इसको तीन चीज में परिवर्तित होता है, एक बायो बायो ऑयल नामक तरल में, बायो नामक ठोस में, और सीन गैस नामक गैस में। इस तरीके से ये होता है। बायो ऑयल जान ही रहे हैं, बायो ऑयल जैसे मीथेन मिथेनॉल, ये सब जो अभी बनाया जा रहा है कि 20% पेट्रोल की जगह पे इथेनॉल मिलाकर हम लोग बेचेंगे, तो पेट्रोलियम की तरह होगा, तो उसके लिए आपको बना दिया बायोचार, ठोस बना दिया। उसी तरीके से आवासीय पाचन और जैव पाचन, ठीक है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है, जैसे केचुआ वाला बताया कि आपका जो खाद बनाते हैं ना, जैविक खाद बनाते हैं, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, अब बचे हुए उत्पादों को डाइजेस्ट कहा जाता है। अब यह एक उत्तम उर्वरक है, उर्वरक के बारे में बोल रहा है। किण्वन भी, किण्वन जाने उसको सड़ा गला के जब कोई भी काम किया जाता है तो उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। जैसे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल नामक अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है कि हाँ ये क्या है, ठीक है, ये सब योजना है, क्या लाया गया था, ठीक है। अब हम देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, गैर नवीकरणीय पढ़ लिए, नवीकरणीय, ठीक है, तो ये आखिर उपयोगी क्यों है, ठीक है। जैसे कि देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में देखिए क्या है, ये आपका यह सस्ता व नवीनीकृत हो जाता है, यह जीवाश्म ईंधन का एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर कर आया है, ठीक है, ग्रामीण ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करता है, ठीक है। जैसे कि बायोगैस वाला जो कहानी है, बायोगैस वाला, उसी के बारे में बता रहा है कि ये सस्ता नवीनीकरण है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी एक गड्ढा खोद के आप उसमें जितना भी आपका फीड स्टॉक है उसमें डाल दिए, और उसमें डाल दिया, ऊपर से ढक दिए, कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसमें से आपका खाद निकल गया, तो खाद आपका क्या होगा, खेतों में जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं करने का, ठीक है। तो ये एक अच्छा विकल्प है, सस्ता है, ग्रामीण आवश्यकता को पूरी करता है। देख रहे होंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होंगे तो किस तरीका से इसका यूज होता है। पर्यावरण मित्र ये होता है, ठीक है, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है जो पर्यावरण मित्र है। इसका अवगुण क्या है, मतलब इसका दोष क्या है, क्या क्या इसमें दोष हो सकता है, तो देखिए प्रारंभ में इसकी संरचना निर्माण में अधिक खर्च आता है, बहुत ज्यादा खर्च आता है। आप पावर प्लांट तो लगा सकते हैं, आप विंड एनर्जी कैसे लगाएंगे, विंड एनर्जी लगाएंगे, तेज हवा चलाओ, टूट गया, तो सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, सभी मौसमी दशाओं में उपयुक्त नहीं होता है। मान के चलिए कि आप अपने मान के हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में आप सोलर पावर प्लांट लगा दिए और वहां पे कभी धूप निकला ही नहीं, तो क्या अब ऐसा होगा, वहां पे कोई काम का हुआ तो नहीं हुआ। उसी हिसाब से इसकी दक्षता अधिक नहीं होती है। आप मान के चलिए कि आप आपके पास दो ऑप्शन है कि अभी स्कूटी वाला तो कहानी जान रहे होंगे, स्कूटी है सबके पास, तो पेट्रोल से जो स्कूटी चले सो, अब जो इलेक्ट्रिक पावर वाला स्कूटी चले से, दोनों का जो स्पीड में डिस्टेंस आता है कि नहीं, ये आप लोग बताइए। अब अगर आता है तो बस कहानी आप समझ जाएगा, वो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। आपका हो गया आपका जिस जीवाश्म ईंधन ईंधन कोयला की प्रति इकाई प्राप्त ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा की प्रति इकाई की तुलना में प्राप्त ऊर्जा से अधिक होता है, यानी कि जीवाश्म ऊर्जा से जितना हम लोग ऊर्जा प्रति इकाई में प्राप्त करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग जैव ईंधन से, मतलब कि कोयला से कर लेंगे, कोयला से ज्यादा ताप मिलेगा ना। इसके लिए एक खास तकनीक की आवश्यकता होती है, बिना तकनीक के काम नहीं करेगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत भंडार होने के कारण, कम होने के कारण, इससे पर्यावरणीय क्षति के कारण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बेहतर विकल्प साबित होता है। ये कंक्लूजन टाइप से हो गया। फिर देखिए आपका जैव ईंधन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो जो जैविक पदार्थों से जो ईंधन हम लोग निकालते हैं उसको हम जैव ईंधन बोलते हैं। तो उसी तरीके से ईंधन के जो जिसका जैव, इसका जो कौन कौन पीढ़ी है वो देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी है और चतुर्थ पीढ़ी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, देखिए खाद्य फसलों का व्युत्पन्न गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि फसलों का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। जैव ईंधन में बदलने के लिए किण्वन किण्वन या जल अवघटन जैसी जैव रासायनिक विधि बनाया जाता है, ठीक है। जैसे किण्वन मतलब सड़ा गला के जो बनाया जाता है वो हो गया आपका। यह भोजन बनाम ईंधन बहस का कारण है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रदूषण भी निकलता है, तो प्रदूषण निकलेगा उसी हिसाब से।
द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में क्या आपका होगा, ठीक है, लिग्नो सेल्यूलोस वाले बायोगैस, लकड़ी, कृषि अवशेष, वानिकी अवशेष, जैविक अपशिष्ट का उपयोग करके हम लोग इसको बनाते हैं द्वितीय पीढ़ी। तो पहला में क्या हो गया आपका, किण्वन जैसे अपघटन क्रिया, जो घर में उपयोगी चीज है उसको उसको बना रहे हैं, जैसे कि हड़िया बनाते हैं, तो हड़िया पी रहे होंगे आप लोग, याद होगा, पीते हैं, हाँ, तो बस पूछ लीजिएगा हड़िया कैसे बनता है, तो वही आपका जो प्रथम पीढ़ी का था उसी तरीका से, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में जैव ईंधन संश्लेषित करने के लिए जैव रासायनिक और उष्मा रसायन विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें बायोमास टू लिक्विड यानी लिक्विफाइड में, लिक्विफाइड की अवधारणा पर ध्यान दें, तो बायोमास है उसको लिक्विफाइड कर दिए यानी कि इथेनॉल बना दिए, ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा, शैवाल और सूक्ष्म जीवों से भी उत्पन्न करवाया जाता है। इसके लिए कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी शैवाल उगा लीजिए और वहां से आप कहीं भी आप तृतीय पीढ़ी का जैव ईंधन है वो बना सकते हैं। सभी स्रोतों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फीड स्टॉक कच्चा माल है, जितना भी आपके पास कच्चा माल है उसको एक जगह पर स्टोर करके आप इसको बना सकते हैं। जैव रासायनिक या उष्मा रसायन विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण जैसी डिवाटरिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम परंपरागत, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब देखिए हम लोग जब इसको पढ़ेंगे ना, प्रॉपर पढ़ेंगे, इसको बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बस ये तो परंपरागत गैर परंपरागत के अंदर लेते आए, लेकिन ये अपने में बहुत मैराथन टॉपिक है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण है, ये क्या होता है, हम लोग ना इसको एक अलग से टॉपिक बनाएंगे हम लोग, कि तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन का ही विस्तार है, शैवालों के गुणों और कोशिकीय अपक्षय के अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। सीओटी का ग्रहण क्षमता ज्यादा होता है इसमें, उच्च उत्पादन दर है और उच्च प्रारंभिक निवेश, लेकिन लंबे समय तक ये किफायती रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। देखिए आपका ये आपका हो गया आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, ठीक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाया गया था, ठीक है। नीति के अनुसार जैव ईंधन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देश की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए और 2022 तक जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को 2014-15 में जितना भी जीवाश्म मतलब ईंधन यूज हो रहा था उसकी निर्भरता 10% तक कम करने के लिए, कब तक, 2022 तक करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया, ठीक है, लाया गया। इसमें जैव इथेनॉल की बात की गई थी। ये ऐसे ईंधन है जो शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज के युक्त सामग्रियों जैसे बताया था आपको, गन्ना, मक्का, चुकंदर, फीड स्टॉक जो भी है उससे उत्पादन किया जाता है। एडवांस बायोफ्यूल जैसे 2G 3G, 2G के साथ एथेनॉल, ठीक है, ड्रॉप ईंधन शैवाल, तीसरी पीढ़ी जैव ईंधन जैसे CNG, जैव इथेनॉल, जैव मीथेन, ये सबको आपको मिलाना है, इथेनॉल मिथेनॉल जो भी होता है आपको मिलाना है, ठीक है। आगे क्या है, बायो CNG बनाना है आपको, कृषि अवशेषों से, मानव पशुओं से, ये सब क्या होता है अपशिष्ट से आपको आपका जैव CNG आपको बनाना है। उसी तरीके से क्या है 2030 तक 2000 पेट्रोल में इथेनॉल कितना परसेंट, 20% आपको मिलाना है और 5% डीजल में 5% बायोडीजल मिलाना है, यानी कि इथेनॉल पेट्रोल में कितना परसेंट 2030 तक 20% और डीजल में कितना मिलाएंगे हम लोग 5%, ठीक है। उसी तरह बायोडीजल, इसमें गैर खाद वनस्पति तेल, उपयुक्त खाद तेल, पशु वसा तेल, जैविक, ये आपका इसमें एसिड मिथाइल या एथिल एस्टर में शामिल होते हैं। ड्रॉप इन ईंधन में क्या है, ड्रॉप इन ईंधन या बायोमास, कृषि अवशेष, प्लास्टिक अवशेष, औद्योगिक अवशेष आदि से उत्पादित तरल ईंधन है जो अपने उपयोग के लिए भारतीय मानकों अनुकूल बताए जा रहे हैं। इन्हें वर्तमान ईंधनों में इन्हें संशोधित किए बिना उपयोग किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट आप बनाइए ड्रॉप इन ईंधन में, डायरेक्ट बनाइए, इसको संशोधित नहीं करना, डायरेक्ट आप टंकी में डालिए और जाके बाइक चलाइए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना इसमें लाया गया है, ठीक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है। लिग्नोसेलुलोज युक्त बायोमास वही है, नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके बनाया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा,
भूतापीय ऊर्जा बताया था कि जो पृथ्वी के अंदर आप भी जानते हैं कि मैग्मा है, फ्लोड है। तो मैग्मा होता है कितना तप होता है जब ज्वालामुखी फटता है, तो आप लोग देखते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ड्रिल करके, धरती में ड्रिल करके वहां से उष्मा निकालते हैं। और जब मान के चलिए कि ये एक सरफेस है, यहाँ से आप एकदम लंबा ड्रिल कर दिए, अब इससे क्या होगा, इससे इससे उष्मा निकलेगा, उष्मा आएगा, और उष्मा आएगा तो फिर वही यहाँ पे आर्मेचर लगाइए, आर्मेचर से फिर क्या होगा, बिजली उत्पन्न कीजिए, बिजली उत्पन्न करके उसको स्टॉप कीजिए। यही आपका है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा यही है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो कहाँ कहाँ पे देखिए है, होगा मणिकर्णिका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में भूतापीय ऊर्जा निकाला जा रहा है। उसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे जो सोहाना है, ठीक है, सोहाना राजस्थान में। इसी तरह से बॉम्बे के तुवा नामक क्षेत्र में, उसी तरीके से आपका जलगांव में है, उसी तरह से उनाई में है। तो ये आपका जो हो गया ना भूतापीय एनर्जी के लिए जहां जहां स्टेशन बनाया गया है उसी के बारे में ये बताया है, ठीक है। आप ही जान रहे हैं सब, बस वही है, बस आप लोग को पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। देखिए हॉट ड्राई रॉक्स में थर्मोपावल, मैग्मा, वो सब बेटे, ठीक है। जियो प्रेशर ब्राइन किया जाता है, जियो प्रेशराइज ब्राइन करके उसको निकाला जाता है उष्मा को। भारत में उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी तट को भूतापीय क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। भारत में उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी तटीय भूभाग को तापीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो हिमालय जो है आपका, ठीक है, उत्तर पश्चिम हिमालय यानी इसका बात कर रहा है। अब ये वाला जो तटीय क्षेत्र है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए ज्यादा उपयोगी है, मतलब ज्यादा वहां पे कंडीशन अच्छा है। वहां पे 1000 मेगावाट अनुमानित क्षमता है इसका। भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षमता वाले क्षेत्र कहाँ है, हिमालय का सोहाना, जो इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा इसमें। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, देखिए हाइब्रिड, इसमें दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि एक तरफ पवन ऊर्जा को मिला दिए, एक तरफ सौर ऊर्जा को मिला दीजिए। अभी दोनों को मिला के जब उत्पादन करते हैं तो हम लोग उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्थानीय भार या ग्रिड के विद्युत आपूर्ति करने के लिए आपस में संयोजित ऊर्जा, उपयुक्त ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकी कुशल प्रणाली, अभी तक ये प्रणाली उभर रही है, अभी बनी नहीं है। नवीकरणीय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति को अंतिम रूप, ये देखिए आप लोग को दिया गया था। चलिए आप इस लोग को देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ ये आया था। हाइड्रोजन ऊर्जा, आपको बताया था कि हाइड्रोजन ऊर्जा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस का वायु या ईंधन सेल में दहन होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रदूषणकारी जलवाष्प, गैर प्रदूषणकारी जलवाष्प मुक्त करती है। अब ईंधन सेल हाइड्रोजन को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन ऊर्जा मान के चलिए, हाइड्रोजन तो ऐसे वातावरण में है लेकिन पता नहीं है कितना है, लेकिन H2O जल होता है, तो जल में आप निकाल सकते हैं कि उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाए, इस तरीके से तोड़ा जाए कि हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो जब ऑक्सीजन अलग होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, बच जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि H2O है तो H2O अलग निकल गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया, ये अलग निकल गया। अब ये हाइड्रोजन H2 जो हो गया ये अपना मूल रूप में ये टूटेगा, टूट के अब इस तरीके से क्या होगा, आपका ईंधन बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। घरेलू संसाधन, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, बायोमास और अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा से, ठीक है। भारत में हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप में उत्पादन उर्वरक उद्योग में किया जाता है। व्यावसायिक रूप कहाँ, उर्वरक उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में, रसायन उद्योग में किया जाता है, ठीक है। क्लोर क्षार उद्योग में किया जाता है। हाइड्रोजन क्या है, यह ऊर्जा का एक वाहक है जिसका उपयोग अन्य स्रोतों से विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने, स्थानांतरित करने, वितरित करने के लिए किया जाता है। बस ये सब यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझाने वाला चीजें समझा दिया। प्राकृतिक गैस सुधार, ये आपका एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। विद्युत अपघटन क्या होता है, देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, यानी विद्युत के द्वारा उसका रासायनिक प्रक्रिया किया जाए तो उसको हम लोग विद्युत अपघटन बोलेंगे। उसी तरीके से अन्य विद्युत में सौर चालित हो गया आपका, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ये क्या है ये समझिए आप लोग। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है यह जल के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल के विद्युत अपघटन अभी बताया था ना कि H2O, ऑक्सीजन को अलग, हाइड्रोजन को अलग। अब इस विद्युत अपघटन में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन, सौर, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके
जल में मौजूद हाइड्रोजन अणु को ऑक्सीजन से पृथक किया जाता है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर। बस कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इसको पवन ऊर्जा या किसी तरह से तोड़ के इसको H2O को H2O अलग कर दिए, ऑक्सीजन अलग कर दिए, इस दोनों को, तो हाइड्रोजन बच गया, उसका करें। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है कि ये स्टीम मीथेन रिफार्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। एसएमआर प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस का एक उत्प्रेरक उपस्थिति अत्यधिक भाप के साथ। बस ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, स्टीम मीथेन रिफार्मिंग होता है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक गैस है, उसको उत्प्रेरक के रूप में डाल दिए, उत्प्रेरक के रूप में डाल के और हाइड्रोजन को अलग कर लिए। अब उसी से जब बन गया तो आपका हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है। कौन कौन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड इससे उत्सर्जित होता है। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके तैयार की गई जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस सब का जब उपयोग करके हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। अब ये हाइड्रोजन कैसे, मीथेन, मीथेन से स्टीम देके जब हम लोग हाइड्रोजन को तोड़ के बनाते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन हो गया। अब H2O को या किसी तरीके से मतलब ऑक्सीजन, मतलब यही पे हाइड्रोजन है, तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ के जब बनाते हैं तो उसको हम लोग ये बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ईंधन सेल तकनीक क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ईंधन ईंधन सेल तकनीक वही होता है जो स्वच्छ कुशलता से हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन से जो निकाला जाता है वही है आपका। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है यदि हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन केवल विद्युत जल विस्मा होते हैं। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक उपकरण होते हैं जो किसी ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से या कुशलता पूर्वक उसमें परिवर्तित करते हैं। इसको देखिए, देखिए माइक्रोबियल ईंधन सेल क्या होता है ना, माइक्रोबियल ईंधन सेल एक जैव इलेक्ट्रो रासायनिक उपकरण है। इसमें कार्बनिक पदार्थों को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए श्वसन करने के लिए सूक्ष्म, यानी कि माइक्रोबियल ईंधन जो है ना, कि मान के चलिए कोई भी जैव जैव मतलब फीड स्टॉक आपके पास है, तो उस फीड स्टॉक को आप कहीं पे स्टोर कर दिए, स्टोर करके उसमें से, उसमें क्या होता है आपका, कुछ उसमें माइक्रो बैक्टीरियम कुछ डाल दिए उसमें इस तरीके से, और उसी को, और उससे डायरेक्ट वो, ठीक है, श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों का शक्ति, मतलब वो उसी को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे, और उसी से जब गैस निकला, उसी से जब गैस निकला तो उसी से हम लोग ईंधन बना लें। ठीक है, हाँ देखिए, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता अलग अलग है लेकिन संबंधित अवधारणा है। जैसे कि देखिए, ये जो पूरा जो गोला आप देख रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण तब होता है जब ऊर्जा की खपत हो रही वृद्धि घटने लगती है, इसे भौतिक पैमाने पर मापा जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण बोलेंगे। यानी कि आप पहले 1000 गीगावाट बिजली कंजम्पशन कर रहे थे, अब आप इसको घटा के 800 कर दिए, तो इस तरीका से क्या होता है, जब ये घट रहा है तब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण हो रहा है। ठीक है, तो ये ये भौतिक पैमाना है ना, आप 1000 गीगावाट कर रहे थे, आप 800 गीगा यानी 200 गीगावाट का कमी हो गया ना। उसी तरीके से ऊर्जा दक्षता क्या होता है, ऊर्जा दक्षता क्या होता है कि मान के चलिए कि हाइड्रोजन बम का, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो एक ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब इस तरीके से कोल हो गया, कोल हो गया कितना, 500 टन, लेट सपोज कीजिए बस। ठीक है, हाइड्रोजन 1 ग्राम में जितना काम कर रहा है, कोयला उतना ही काम को 500 टन में कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या ऊर्जा दक्षता किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा हायर कैपेसिटी ऑफ एफिशिएंसी है, तो आपका हाइड्रोजन का एफिशिएंसी है। यानी कि ये देख लेना कि मतलब ऊर्जा का एफिशिएंसी हम लोग कैसे मापते हैं, बस यही बताया गया है इसमें। ऊर्जा का संरक्षण करते हैं इसे, और ऊर्जा का आपका एफिशिएंसी क्या होता है वही लिखा है यहाँ पे। जब किसी अवशिष्ट उत्पाद प्रक्रिया अथवा उत्पादन खपत क्षेत्र में ऊर्जा तीव्रता, उत्पादन खपत या सुगमता के स्तर को प्रभावित किए बिना घट जाती है, ऊर्जा दक्षता प्राप्त होने पर संरक्षण सहयोग मिलेगा। ठीक है,
उससे ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन सा है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया। क्या लाया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया। उसमें यह देश के ऊर्जा दक्षता अभियान के लिए केंद्र एवं राज्यों के कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और नियामक तंत्र प्रदान करता है, ठीक है। इस अधिनियम के 5 प्रमुख कौन कौन से हैं देख लीजिए। अभिनिहित अभिहित उपभोक्ता, जो उपभोग कर रहा है उसका हित है। उपकरणों का मानक और लेबलिंग करना कि उपकरण क्या ग्रीन रेटेड है या नहीं है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी कि पर्यावरण अनुकूल आप भवन बना रहे हैं कि नहीं, एक कोड दिया जाता है, उसी कोड के अनुसार आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। संस्थागत ढांचे अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना करना था और ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना करना था, कि ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना करना कि जब कोई गलत काम करता है तो उसको पेनाल्टी लगाएंगे और जो पेनाल्टी आएगा वो कहाँ आएगा? आपका यही आएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में आप लोग देख लीजिएगा क्या है ये, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। 2010 में इसमें संशोधन किया गया। केंद्र सरकार ऐसे नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिनका ऊर्जा उपभोग मानदंडों मानकों से कम है। ऐसी नामित उपभोक्ता निर्धारित मानदंडों मानकों के लिए, ठीक है, तो बचत प्रमाण पत्र, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, मान के चलिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र आप सरप्लस एनर्जी, मान के चलिए कि एक ए व्यक्ति है, अब एक बी व्यक्ति है, तो इसमें क्या हुआ कि इसको 10 किलोवाट, ठीक है, 10 किलोवाट की ऊर्जा का क्षमता था और इसके पास कितना था? आपका 20 था, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 10 तो यूज कर लिया और साथ में 2 और यूज कर लिया, तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका डेफिशिएंसी में चला गया ना, चला गया। अब इसके बाद 20 है, तो अभी क्या करेगा कि एक ऊर्जा ग्रिड है वो जाके यहाँ पे 10 यूनिट बेच दिया, अभी इसका भी 10 का खपत है और 10 सरप्लस है तो 10 जाके इसको बेच दिया, अब ये इसको बेच देगा, अब इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि नियर भविष्य में जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, मतलब पैसा का ही जरूरत है या कुछ और भी जरूरत है, तो वहां पे आपको इसका पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा सहयोग से मंत्रालय 14 दिसंबर को प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में उद्योगों प्रतिष्ठानों को मान्यता प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संभावना का पता लगाना, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सिंपल सा है आपका, आप लोग देख लीजिएगा। भवनों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जो भी कदम है आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। नीति आयोग के अनुसार 2047 तक, 2047 तक आवासीय क्षेत्र में विद्युत खपत कितना गुना बढ़ जाएगा? 6 से 13 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि देखिए किस तरीका से बढ़ रहा है, ठीक है। आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वाणिज्यिक भवनों के लिए संहिता ये हो गया। बढ़ती ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया क्या? तो देखिए 2021 में लागू हुआ था, ठीक है। NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। 8 राष्ट्रीय मिशनों को इसमें लाया गया था। उद्देश्य क्या था? अनुकूल नियामक और नीतिगत व्यवस्था सृजित करना और ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को सशक्त बनाना, ये था इसका उद्देश्य था। नवाचार और संधारणीय व्यापार मॉडल पर केंद्रित था ये, ठीक है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। 4 पहल शामिल है, कौन कौन शामिल है ये देख लीजिएगा। प्रदर्शन कैसा रहा, उपलब्धि, व्यापार, इसके बारे में। ऊर्जा दक्षता के लिए रूपांतरण, किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हो गया। ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण, ठीक है, ये। और ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास की रूपरेखा, ये आपका इसमें बताया गया है। ऊर्जा दक्षता और परिवहन क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले देख लीजिए, बस आप लोग याद रखिएगा, लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। BS
6 वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, BS6 BS5, ठीक है, BS6 BS5 हो गया आपका, BS3 हो गया, इन सब वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, परिवहन क्षेत्र में। ये सब बस लिथियम का लिथियम का भंडार देखिए क्या भारत में अपनी बैटरी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है, क्योंकि यह आयात पर निर्भर है, ठीक है, तो इसीलिए लिथियम पे निर्भरता बढ़ते जा रहा है, इसलिए सॉरी लिथियम की तरफ हम लोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लिथियम में कम उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो हम लोग को जो बैटरी पे आयात पे जो निर्भरता है वो निर्भरता यहाँ पे कम होगी। लिथियम आयन बैटरी का 95% उत्पादन चीन, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होता है, ठीक है, तो भारत भी इस पे अपना रुख कायम किया है। पर्याप्त चार्जिंग और उपलब्ध की एक प्रमुख आवश्यकता, मतलब मान के चलिए कि आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं या अभी जो भी ग्रीन स्कूटी या कुछ भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ये सब आ रहा है, तो उसके लिए क्या है आपको जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, तब ना मान के चलिए कि 100 किलोमीटर दूर जाना है तो यहाँ से चला तो बैटरी खत्म हो गया, अब क्या हो गया आपने चार्ज करवाया बैटरी रिप्लेस करके तब आगे बढ़े, ये फिर इधर से आएगा तो ये अपना देके ये अपना ले लेगा, मतलब जो भी ऐसा सिस्टम होता है वो कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है आपको ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्रीय वाहन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना 2020 ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा दक्षता और कृषि कृषि के लिए बताओ सबको बताया संधारणीय कृषि विकास मॉडल 2014-15 में लाया गया था, इसके जो क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है आपका, तो खेत पर जल प्रबंधन, ऑन फार्म वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई विधि को लाया जाएगा इसमें, ठीक है, इसी के लिए कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया, प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यह कार्यक्रम उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जोखिमों को एकीकृत कृषि प्रणाली केंद्रित है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सॉइल हेल्थ कार्ड इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि जिस तरीका से देखिए ये बहुत मैराथन टॉपिक है फ्रेंड, ऊर्जा बहुत मैराथन टॉपिक है, एग्जाम इतना कम है इसीलिए हम लोग ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीका से आप लोग देखते जाइएगा कि जो भी ये सब आपको मिल रहा है इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीका से, और लगातार आप पढ़िए आप लोग, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है जून में ही एग्जाम ले लीजिए, तो बहुत बड़ा मैराथन जो टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी का, और एक बात ये भी है यहाँ से अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाता है, अच्छा खासा आपको नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड चलिए हम लोग आप लोग को पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा नंबर पे। तो जैसा कि देश की ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया गया है, हाँ आप बताया गया है, और हाँ शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बता दिए हैं, बहुत ज्यादा दे भी दिए हैं, तो फ्रेंड इसमें हड़बड़ाना नहीं है, अपने काम की चीजें हैं ये सब देखना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया वो आप लोग बस उसको कैरी कीजिए, उसको देखिए और कहीं ना कहीं से लाभ होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग आगे अगला अगला लेक्चर लेके आते हैं, ठीक है, प्लीज यार कमेंट करना कि हाँ क्या इसमें सुधार करना है, कैसे क्या करना है, और मॉडल आंसर के थ्रू चल रहे हैं तो वही बेटर था या ये बेटर है, इन दोनों में से एक चीज हमको बताना, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए फिर अगला लेक्चर हम लोग फिर से जल्दी मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।